नमस्कार। सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। आकाश जैसे ही बेहोश होकर नीचे गिरा तब इस साथ खड़े राजेश ने उसे अपनी बाहों में संभाल लिया। सरोज जी भागकर अपने बेटे के लिए पानी लेकर आई और उसके मुंह पर चित करने लगी। अपने बेटे की गंभीर हालत देखकर सरोजिनी को समझते देर नहीं लगी कि उनका बेटा अपने पिता की तरह मजबूत जिगर वाला नहीं है। अपने पिता को खोने का सदमा आकाश बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए अब उन्हें भी मजबूत होना होगा और अपने परिवार को संभालना होगा। पल भर में सरोज जी ने खुद को संभालते हुए अपने बेटे को पानी की चित डालकर उसे होश में ले आई और बोली, राजेश बेटा, इसे अंदर पलंग पर लेट दो। सरोज जी ने अपने आंसू अपने आंचल से पहुंचकर एक सशक्त नारी की तरह सभी कार्यों को संभालना शुरू कर दिया। अंतिम संस्कार की सारी तैयारियां उन्होंने पंडित जी से करने को कहा और अपने पुत्र से कहा, बेटा अपने आप को मजबूत करो। अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो दुख पहाड़ को झेलना ही पड़ते हैं। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारा अपने पिता से बहुत लगाव था। उन्हें खोना तुम्हारे लिए बहुत दुखदायी है, लेकिन बेटा कुछ सामाजिक दायित्व भी होते हैं जो हमें पूरे करने होते हैं। उसके बाद आकाश उठा और अपने पिता का अंतिम संस्कार का कार्य पूर्ण करने लगा। ईश्वर प्रसाद जी की कुछ रिश्तेदार तो उसी दिन आकाश के पास रुके और उसे हौसला और धीरज देते रहे, लेकिन कुछ रिश्तेदार तो उसी दिन चले गए। आकाश ने अभी शिवानी और रूपा को कुछ नहीं बताया था। नीलू राजेश के परिवार को भी बताने के लिए मना कर दिया था कि कोई भी रूप को फोन नहीं करेगा, क्योंकि रूपा शिवानी दीदी का ध्यान रख रही है। अगर शिवानी को पता चल गया तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा, इसलिए किसी ने भी उन दोनों को कुछ नहीं बताया। राजेश जीजाजी के आने से आकाश को बहुत सहारा हो गया था। वो उसका साथ बड़े भाई की तरह निभा रहे थे। अंतिम क्रिया से लेकर सारी क्रियाकलाप में राजेश आकाश के साथ खड़ा रहा। पिता के अंतिम संस्कार और पंडितों और सभी संबंधियों को भोज करने में काफी पैसे खर्च हो गए थे। पंडितों द्वारा दान दक्षिणा और गोदान करने में काफी पैसे खर्च हो रहा था, लेकिन आकाश अपने पिता की आत्मा की शांति के लिए पंडितों से यही प्रार्थना कर रहा था, मैं जो भी संभव हो दान पुण्य उसके हाथों से करवा दे ताकि उसके पिता की आत्मा को शांति प्राप्त हो। भारतीय समाज में अंतिम संस्कार और दान दक्षिणा और टीवी पर जो भोजन का आयोजन किया जाता है और जो समंदर दिया जाता है, उसका कार्य में काफी धन खर्च हो जाता है और पूरे साल भर तक ये सिलसिला चलता ही रहता है। गरीब व्यक्ति के लिए तो कई बार यह नियम निभाना भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपनी रीति रिवाज को निभाने होते ही हैं और उन परंपराओं को निभाने में फिर धन खर्च होता ही है, तो कोई पीछे नहीं हटता है। फिर चाहे कर्ज सर पर चढ़ जाए, लेकिन सारे कर्मकांड पूर्ण किए जाते हैं। देववंत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए सभी विधि विधान से उसका अंतिम संस्कार भोज दान पुण्य किया जाता है। हमारे भारतीय संस्कार है कि पिता की मृत्यु के बाद पुत्र उनकी मोक्ष की कामना से सारे दान पुण्य करता है और पिता की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता है। आज पगड़ी की रस्म के बाद सभी रिश्तेदार अपने घर जा चुके थे। सभी आकाश को धीरज बढ़ रहे थे, लेकिन आकाश के मन में किसी के धीरज का कोई असर नहीं हो रहा था। सभी रिश्तेदारों के जाने के बाद नीला का परिवार भी अपने घर वापस आ गया। सरस्वती देवी बच्चों को अपने साथ वापस लेकर जाना चाहती थी, लेकिन राजेश ने कहा, नहीं मम्मी जी, बच्चों को यहीं रहने दीजिए। अगर बच्चे यहाँ रहेंगे तो आकाश और सरोजिनी का मन हमें देखकर खुश रहे, नहीं तो ये दोनों दिन भर अंकल जी को याद करके रोते रहेंगे। सरस्वती और श्याम बाबू सरोज जी को नमस्कार किया और कहा, बेटा आकाश, अपने साथ साथ मम्मी का भी ध्यान रखना, जो होना था वो हो गया। अब तुम आगे का सोचो, आगे कैसे करना है। बेटा, जाने वाले कभी वापस नहीं आते, लेकिन जाने वाला अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां छोड़कर अपने पीछे जाने वाले लोगों को जो उन्हें पूरी करनी होती है, बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने पीछे छोड़कर जाता है।
सरोज जी ने कहा, भाई साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। सच में हमारे ऊपर तो जिम्मेदारियां का पहाड़ टूट पड़ा है। पता नहीं हम किस जिम्मेदारी को कैसे संभालेंगे। सरस्वती बोली, समधन की जीवन में सुख और दुख तो धूप छांव जैसे होते हैं। ईश्वर दुख सहने की शक्ति हमें स्वयं देते हैं। इस दुख में भी आप लोगों को उभार लेंगे। बाकी ईश्वर की मर्जी के आगे हम सबको हार माननी पड़ती है। बस यही आकर इंसान हार जाता है। जब देवी और प्रवीण को रूप के ससुर की मृत्यु का पता चला तो देवी को बहुत दुख हुआ, लेकिन देवी को उसे समय पहले अपने परिवार सहित हैदराबाद में सेटल हो गई थी। हैदराबाद से प्रवीण के साथ अपने बिजनेस के काम के लिए बाहर गई हुई थी, इसलिए उसने फोन पर आकाश से बात की और पिता की मृत्यु पर शोक प्रकट किया। देवी शुरू से ही अपने परिवार और अपनी बहनों से दूर और लग रही थी। उसका उन लोगों के साथ ज्यादा आना जाना उठना बैठना भी नहीं था। एक तो दूर रहती थी तो अपने पीहर भी बहुत कम आती थी। दूसरा, उसने अपने ससुराल में अपने ससुर के बिजनेस को संभाल लिया था। उसे पर बिजनेस की जिम्मेदारियां ज्यादा आ गई थी, जिसके चलते हुए अपनी बहनों से ज्यादा बातचीत और मिलना जुलना नहीं कर पाती थी। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि देवी अपने दोनों बेटों को अपने छोटे भाइयों से दूर रखना चाहती थी। उसे पता था कि उसके दोनों भाई कितने बिगड़े हुए हैं और कितनी बुरी आदतों के शिकार हैं, इसलिए देवी नहीं चाहती थी कि उसके बच्चों पर उनके माँ का बुरा असर पड़े। लेकिन वो ये बात किसी को कहती भी नहीं थी, पर वाले भी उसे अपनी ससुराल में रहते हुए देखकर खुश रहते थे। बेटी अपने ससुराल में सुखी है तो हमें और क्या चाहिए। कई बार नीलू उससे कह देती थी, देवी तू तो अपनी ससुराल की होकर रह गई है, पीहर को तो तू जैसे भूल ही गई है। देवी बस इतना ही रहती, दीदी क्या करूं, कम से फुर्सत नहीं मिलती। घर परिवार के साथ साथ मेरे ऊपर पारिवारिक बिजनेस की जिम्मेदारी है। उसे बिजनेस को भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ, वो भी तो मुझे ही संभालना है। पर भी तो अभी कुछ समय पहले ही संभालना शुरू किया है, लेकिन उससे पहले तो कितने वर्षों तक मैं ही सब कुछ संभाल है। सरोज और आकाश दोनों चुप बैठे हुए सोच रहे थे कि आगे कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। जब कल शिवानी उनसे पूछेगी कि उन्होंने उनसे अपने पिता के इतने गंभीर एक्सीडेंट की सूचना क्यों नहीं दी, तो मैं क्या जवाब दूंगा। माँ शिवानी तो पिताजी को इतना प्यार करती थी, आखिर अंतिम बार पिता को देखने का अवसर भी उसे नहीं मिला। मैं उसे कैसे संभाल दूंगा। माँ बेचारी रूप तो दीदी की देखभाल की खातिर अपने पिता समान ससुर के अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई थी। घर परिवार में सभी रिश्तेदारों पूछ रहे थे कि बहू कहाँ है, कि किसी को इस स्थिति से क्या क्या जवाब देता। पता नहीं माँ, मैं उन दोनों को न बताकर सही किया है या गलत किया है, मुझे नहीं पता माँ। वे दोनों मुझे कल को माफ करेंगे या नहीं, ये सारी उम्र मुझे दोषी ठहराया जाएगा। रूप तो मेरी पत्नी है, मेरी परेशानी समझता है। उसे मैं बढ़कर आया था कि पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, उनकी हालत गंभीर है, लेकिन उनकी मृत्यु का समाचार तो मैंने उसे भी नहीं बताया। ये कहकर आकाश अपनी माँ की गोद में सिर रखकर बच्चों की तरह बिलख बिलख कर रोने लगा। अपने बेटे के सवालों से सरोज जी बहुत दुखी हो रही थी। सो रही थी, पता नहीं हम पर कैसे साढ़े साती चढ़ी है। देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो गया। सरोज जी सो रही थी कि सच में वो अपनी बेटी को कैसे समझाएगी कि उसकी भला के लिए हमने सब कुछ उसे छिपाया है। उधर ऑस्ट्रेलिया में शिवानी का मन विचलित हो रहा था। उसने थोड़ी देर के लिए रूप भाभी से अपना मोबाइल मंगा। रूप बोरी, डॉक्टर ने दीदी आपके मोबाइल से दूर रहने के लिए कहा है, इसलिए मैंने आपका मोबाइल आपको नहीं दे सकती। जैसे ही रूप ने शिवानी को उदास चेहरा देखा तो उसे दया आ गई कि सच में कितने दिन से दीदी बिस्तर पर पड़ी है, ना टीवी देख रही है, ना कहीं आती जाती है। रूप ने थोड़ा सा प्यार दिखाते हुए शिवानी को उसका मोबाइल दे दिया, साथ में हिदायत दी, दीदी प्लीज ज्यादा देर मत चलाना, मैं थोड़ा काम करके आता हूँ।
लेकिन कुछ देर बाद आप खुद बंद करके रख देना। ये कहकर रूप काम करने के लिए रसोई में चली गई। जैसे शिवानी ने अपना मोबाइल स्विच ऑन किया, उसकी बचपन की पक्की सहेली रिद्धिमा के बहुत सारे मैसेज व्हाट्सएप पर आए हुए थे। शिवानी हैरान हो रही थी कि रिद्धिमा वैसे तो मुझे फोन भी नहीं करती, और आज देखो कितने सारे मैसेज मेरे व्हाट्सएप भरा पड़ा है, जैसे नाग मैसेज पढ़। शिवानी के कमरे में रोने और चीखने की आवाजें आने लगी। रूप और ऋषि अपना काम छोड़कर तुरंत शिवानी के कमरे की तरफ भागे। शिवानी ने अपनी सहेली के भेजे हुए सारे जो मैसेज पढ़ लिए थे, उसमें पहले मैसेज में रिद्धिमा ने लिखा था, तुम बहुत दिनों से मेरी तुमसे बात नहीं हुई है क्योंकि मैं बहुत बिजी थी, इसलिए तुम्हें फोन नहीं कर पाई। शिवानी माफी चाहती हूँ। शिवानी तुम कैसी हो? दूसरे मैसेज में शिवानी लिखा, तो तुम्हारे पापा का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, आज ही मम्मी ने मुझे बताया। तीसरे मैसेज में शिवानी प्लीज तुम भी भारत वापस आ जाओ, तुम्हारे पापा की तबीयत बहुत खराब है, मम्मी ने बताया था कि उनका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, उनकी हालत गंभीर है। चौथे मैसेज में रिद्धिमा ने शिवानी के लिए लिखा था, शायद तुम मुझसे नाराज हो इसलिए तुमने मेरे किसी मैसेज का अभी तक जवाब नहीं दिया, लेकिन एक दुखद खबर है शिवानी, तुम्हारे पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे और अंतिम दर्शन करना चाहती हो तो जल्द से जल्द भारत आ जाओ। मैं तो खुद गर्भवती हूँ, इसलिए तुम्हारे पापा के अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो सकती। इस वक्त मैं अपनी ससुराल में हूँ। मम्मी से फोन पर बात हुई थी, तुम्हारे पिताजी के बारे में पता चला तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख हुआ। पिता को खोना कैसा होता है, ये तो मैं बचपन में भगत लिया था। तुम जानती हो मेरे पिताजी बचपन में गुजर गए थे, तो इस दुख को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। प्लीज शिवानी तुम जल्दी वापस आ जाओ, नहीं तो तुम अपने पापा के अंतिम दर्शन नहीं कर पाओगे। शिवानी ने जब लास्ट मैसेज पढ़ तो वो रोते हुए चीखने लगी और वह बेहोश होकर अपने बिस्तर पर गिर गई। तीसरा घटक दौरा उसके लिए घातक साबित हुआ। रूप और ऋषि जैसे ही उसके कमरे में पहुंचे तो देखा शिवानी बेहोश पड़ी है, उसके मुंह से झाग निकल रहा था। शिवानी का मोबाइल नीचे गिरा हुआ था। ऋषि का पर लगने से मोबाइल पलंग के नीचे चला गया था और शिवानी की ऐसी हालत देखकर दोनों उसे उठाने लगे, लेकिन डर की वजह से उसका शरीर अकड़ गया था और दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि शिवानी को कैसे उठाएं। ऋषि ने चेक कर सांस चल रही थी, उसे तुरंत एम्बुलेंस को फोन किया। एम्बुलेंस आते उसे अस्पताल पहुंचा दिया गया। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, आखिर अचानक से इतना घातक दोहरा ऐसे कैसे पड़ा, कोई घटना घटी है क्या घर में? रूप और ऋषि को उसे समय कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, क्या कही, क्योंकि उन दोनों ने शिवानी को बिस्तर पर सोने के लिए कहा था, लेकिन अचानक से इतना बड़ा दौरा उसे पड़ गया था। उन दोनों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जब रूप बेंच पर अकेली बैठी थी तो सोच रही थी, 10 मिनट में ऐसा क्या हो गया कि दीदी को इतना बड़ा दौरा पड़ गया। रूप को तो अंदाजा भी नहीं था कि भारत में उसके परिवार के साथ क्या हो रहा है, और जो हो रहा है रूपा उसे बिल्कुल अनजान थी। उसे तो इस बात का जरा भी इल्म नहीं था कि उसके ससुर अब इस दुनिया में इसे जा चुके हैं। आकाश और सरोज जी इस समय कितना तनाव और अकेलापन झेल रहे थे। रूप का परिवार पूरी तरह बिखर चुका था। रूप बेचारी तो इस सारी घटना से अनजान थी। इस वक्त उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे बेचारी को क्या पता था जो बात उसे भी पता नहीं चली है, वो बासनी को गलती से पता चल गई है। शिवानी को अपनी सहेली रिद्धिमा के मैसेज से अपने पिता के एक्सीडेंट और उसके बाद उनकी मृत्यु का पता चल चुका था। इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई शिवानी, और उसके दिमाग पर इतना गहरा असर पड़ा कि उसे एक घटक दौरा पड़ गया, जिसके कारण उसका शरीर अकड़ गया था। शिवानी की हालत बहुत गंभीर थी। ऋषि को भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि
ऐसे क्या हुआ कि शिवानी की इतनी हालत खराब हो गई। रूप बेंच पर बैठी हुई थी। ऋषि इधर उधर बार बार चक्कर काट रहा था। उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। घबराहट में उसका बीपी डाउन हो रहा था। रूप ने जब उन्हें पसीने से तरबतर देखा तो उन्हें बैठने के लिए बोला और एक गिलास पानी पीने को दिया। रिसेप्शन पर बैठे हुई मैडम ने कहा, लगता है इनका ब्लड प्रेशर कम हो गया है। उसने नर्स ने ब्लड प्रेशर चेक करने के लिए कहा तो चेक करने पर पता चला कि ब्लड प्रेशर कम हो गया। तभी मैडम ने कहा, इन्हें एक कॉफी बनाकर पिला दीजिए, यह अच्छा महसूस करेंगे। कई बार पेशेंट की हालत खराब देखकर साथ ही लोगों का मन घबरा जाता है। कॉफी पीने से उन्हें ठीक लगेगा। रूप जल्दी से कैंटीन से एक कप कॉफी लेकर आई और जीजाजी को पीने के लिए दी और कहा, जीजाजी आप हिम्मत मत हारिए, हम दोनों को ही दीदी को संभालना है। अगर आप हिम्मत हारेंगे तो मैं अकेले यहाँ कुछ नहीं संभाल सकती हूँ। प्लीज आप कॉफी पीजिए और शांति से थोड़ी देर बैठिए, इसलिए सब कुछ अच्छा करेंगे। तभी डॉक्टर ने बाहर आकर कहा, मिस्टर ऋषि, एक बुरी खबर है, आपकी पत्नी कोमा में चली गई है। अभी मैं उसके लिए कुछ नहीं कह सकता हूँ। कुछ टेस्ट किए हैं, रिपोर्ट आने के बाद में आपके आगे जो अपडेट कर देता रहूंगा। डॉक्टर बोला, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि अचानक उन्हें क्या हो गया। कल ये बिल्कुल ठीक यहाँ से गई थी, आखिर एक दिन में ऐसा क्या हो गया, उनके दिमाग पर इतना बुरा असर पड़ा है कि ऐसी हालत हो गई। क्या सुनते ही ऋषि बेंच पर बैठा ही रह गया और उसके पर जैसे वही जमीन पर जम गई। डॉक्टर की बात ही नहीं कर पाया, चुपचाप उनकी बात सुनकर वहीं बैठा रहेगा। डॉक्टर को कोई जवाब नहीं दिया। ये सुनकर रूप भी हैरान रह गई। आखिर ऐसा क्या हुआ, दीदी को किस चीज का तनाव हुआ, उनकी ऐसी हालत हो गई जो दोनों ही उसकी हालत को लेकर परेशान थे। आखिर हुआ तो क्या हुआ? डॉक्टर ने ऋषि की हालत देखकर उसे थोड़ा हौसला देते हुए कहा, मिस्टर ऋषि, इतना मत घबरा, मैं मानता हूँ स्थिति चिंताजनक है, लेकिन कई बार पेशेंट को जल्दी होश आ जाता है और मरीज स्वस्थ हो जाता है। हो सकता है शिवानी के केस में धीरे धीरे वो होश में आने लगे, उसके बाद हम जो ऑपरेशन कर सकते हैं, बाकी रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको सारी बात बता दूंगा। ये कहकर डॉक्टर चला गया। उधर गांव में हरि ने बिना बताए किसी लड़की के साथ मंदिर में शादी कर ली थी। सारे गांव में हड़कंप मच गया कि अरे जनार्दन जी के छोटे भाई के बेटे ने किसी लड़की के साथ मंदिर में विवाह कर लिया। श्याम बाबू तो अभी रूप के परिवार के साथ हुए हादसे के बाद उभरे भी नहीं थे कि गांव से बड़े भाई का फोन आया। जनार्दन जी बोले, अरे भाई, तू सही कहता था, तेरा लड़का तो सच में नालायक है, बिगड़ा हुआ बदतमीज है, मुझे नहीं पता था इतना काम अकल है। श्याम बाबू घबराकर बोले, अरे भैया प्रणाम, पहले बताइए तो क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? इस कमभक्त को क्या कर दिया इसने? जनार्दन जी बोल, भाई यह मत पूछ, क्या नहीं किया। इस बदतमीज लड़के ने हमारे गांव की सबसे बुरी औरत की बदतमीज, बिगड़ी और बदचलन लड़की से मंदिर में जाकर शादी कर ली है। इसने पूरे गांव में मेरी नाक कट गई है। अब तो ही बता इसने, मैं लड़की का मैं क्या करूं? और ना घर में रखते बन रहा है और ना बाहर निकलते हुए बन रहा है। मैं क्या करूं? इसका मैं बहुत दुखी हो गया हूँ। इसके कारनामों से भाई तू बिल्कुल सही कहता था, ये लड़का निकम्मा, आवारा और कामचोर है। श्याम भाई, मैं इसकी आदतों से परेशान हो चुका हूँ और इस हरकत के बाद तो मैं इसे अपने घर में नहीं रख सकता हूँ। मेरे घर में भी बेटी है, बेटा है मेरी भी, जो समधी समधन दामाद आते रहते हैं। अगर किसी को पता चल गया तो तुम तो जानते हो मेरी रिश्तेदारी खराब हो जाएगी। इसलिए मैं हारी और उसकी पत्नी को तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ। शहर में तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे बेटे को नहीं संभाल पाया। श्याम बाबू ने अपने भाई से बात करने के बाद फोन नीचे रख दिया और अपना माथा पीटने लगे कि
मनुष्य घड़ी में इस लड़के ने मेरे घर में जन्म लिया। श्याम बाबू बोल ही ईश्वर इससे अच्छा तो एक और बेटी दे देता, कम से कम उसे विदा करने के बाद मैं इज्जत से समाज में रह सकता था। सरस्वती देवी बोली, अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो, अपना ही बेटा है और हमें ही संभालना होगा। दूसरों के भरोसे तो हमेशा अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकते, बिगड़ जाते हैं। बच्चा पता नहीं मुझे ही लग रहा है। जेठ जी ने जानबूझकर सब कुछ किया है, ये सब उनकी चाल है। श्याम बाबू गुस्से में बोले, तो मेरे भाई पर इल्जाम मतलब लगाओ, तुम्हारा बेटा ही नालायक है। बी बनाओ बिना रोजगार के, पता नहीं किसने इस कमबख्त को अपनी लड़की दे दी है। बताओ तो सही, इस नालायक ने बिल्कुल भी बोलने लायक नहीं छोड़ा। मैं तो कई बार सोचा हूँ सरस्वती, इस नालायक के लिए किन माँ बाप ने अपनी बेटी का जीवन बर्बाद किया है। सरस्वती ने कहा, देखो अब जो हो गया सो हो गया, अब उसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन उसको संवारा जा सकता है। आप चाहो तो दोनों का विवाह विधि विधान से साथ संपन्न करवाकर उसे अपने घर की बहू स्वीकार कर लेते हैं। कुछ ना नजदीकी रिश्तेदारों को बुला लेंगे और साधारण सा विवाह करके बहू को घर में गृह प्रवेश करवा देंगे। कम से कम हमारी इज्जत तो बची रहेगी, नहीं तो समझ में सभी हमारे ऊपर थू थू करेंगे। श्याम बाबू उत्तेजित होकर गुस्से में बोले, तुम्हें क्या लगता है सारे गांव में मेरी और बड़े भाई जी की जो बेइज्जती हो चुकी है वो क्या काम है? सारे गांव वाले हम पर हंस रहे हैं। सरस्वती, तुम्हें अभी भी लगता है कि कुछ बचा है? श्याम बाबू बोल, सरस्वती कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने उसे नालायक लड़के को घर के अंदर घुसाया तो मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा। फिर रहती है, रहना अपने बेटे और बहू के साथ। श्याम बाबू बोलकर गुस्से से घर से बाहर चले गए। सरस्वती सोच रही थी, ये कैसे मुसीबत में अपना पीछा छुड़ाए, ऐसा क्या हल निकाले कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। सरस्वती तो शुरू से ही अपने बेटों की गलतियां माफ कर रही थी, उसने उसके लिए एक बड़ी बात नहीं थी। इससे बड़े बड़े कांड भी उसने अपने बेटों को अनदेखी कर दिए थे और उन्हें माफ कर दिया था। कितनी गलतियां तो सरस्वती ने अपने आंचल में छिपा की थी। सरस्वती का दिल बहुत तेज धड़क रहा था, किस मदद मांगे और कि इस पारिवारिक समस्या से कैसे छुटकारा मिल जाए पाए। उसने सबसे पहले राजेश को फोन करके बताया कि हरि ने गांव के किसी लड़की से प्रेम विवाह कर लिया है, इसी कारण उसके ताऊ जी ने उसे घर से निकाल दिया है और अब शहर में हमारे पास आ रहा है। लेकिन राजेश बेटा, मेरी परेशानी यह है, तुम्हारे पापा जी ने मना कर दिया कि उसे घर के अंदर आने नहीं देना है। अगर हरि और उसकी पत्नी घर में प्रवेश करेंगे तो तुम्हारे पापा हमेशा के लिए घर छोड़कर कहीं चली जाएंगे। ये कहकर सरस्वती फोन पर ही रोने लगी। राजेश ने कहा, मम्मी जी आप चिंता मत करो, मैं अभी आपके पास आता हूँ। राजेश ने सारी बात अपनी माँ और नीलू को भी बता दी। सुशीला देवी तो ये सुनकर हैरान रह गई, इतनी जल्दी शादी कैसे कर ली। सुशील जी सोचने लगी, इतने बिगड़े और बेरोजगार लड़के को अपने आप उसे किसने लड़की दे दी, और ऐसी कौन सी लड़की से उसका विवाह हो गया। किस कैसे बेवकूफ फंदे माता पिता हैं जो इतने आवारा लड़के को अपनी लड़की दे दी। उन्हें दाल में कुछ नजर आ रहा, कल नजर आ रहा था, लेकिन उन्होंने इस वक्त कुछ कहना सही नहीं लगा। राजेश और नील शाम को घर पहुँचे तो देखकर हैरान रह गए। हरि अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ घर के बाहर बैठा था और आसपास के लोग उन्हें घेर कर खड़े थे। कोई बोल रहा था, अरे ब्याह कब कर लिया, अरे क्या तुम दोनों भागकर शादी कर ली है क्या। एक बुजुर्ग महिला बोली, अरे हरि तूने तो अपने आप की नाक कटवा दी, ऐसे भागकर कौन शादी करता है। तेरा बाप तो बहुत ही इज्जतदार अच्छा आदमी है, अगर तूने उसे एक बार बताया होता तो खुद ही तुम दोनों का विवाह करवा देता। लेकिन नई नवेली बहू के साथ सभी अच्छा व्यवहार और सहानुभूति दिखा रहे थे।
ये बेचारी तो इस दुष्ट के चंगुल में फंस गई है। लगता है ये लड़का किसी अच्छे परिवार की लड़की को बहकाकर और फुलाकर अपने साथ ले आया है। लेकिन सभी देख रहे थे। लड़की के गले में मंगलसूत्र और पैर में बिछुए। सभी बोले, नहीं अम्मा ब्याह कर लाए हैं। लेकिन बहू को नीचे मुंह कर बैठे देखकर सभी कह रहे थे, बेचारी कोई सीधी साधी लड़की है जो इसके प्रेम जाल में फंस गई और यह अपने साथ ले आया। नील और राजेश लगातार घर का दरवाजा खटखटा रहे थे। बहुत मुश्किल से राजेश ने घर का दरवाजा खटखटाया और खुलवाया। श्याम बाबू बाहर आए और राजेश को देखकर थोड़ी शांत हो गए। नीलू और राजेश दोनों घर के अंदर चले गए। राजेश ने अपने ससुर जी को बहुत समझाया, लेकिन वो इस वक्त को भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। हरी की इस गलती को माफ नहीं करना चाहते थे। नीलू ने देखा घर के बाहर भीड़ बढ़ती जा रही है और पापा को इस वक्त को ही समझा नहीं सकता और ना ही उनकी कोई बात समझ में आ रही है। तो नीलू ने राजेश को बोला, ऐसे करते हैं, अभी इन दोनों को अपने घर ले चलते हैं। जब पापा का गुस्सा शांत हो जाएगा तो बैठकर आराम से बात करेंगे। नहीं तो बाहर इकट्ठा लोग ऐसे ही बातें बनाकर परेशान करती रहेंगे। श्याम बाबू भोले, अगर तुम हरी और उसकी पत्नी को अपनी जिम्मेदारी पर ले जाना चाहती हो तो ले जाओ, लेकिन अगर कर को कुछ बुरा हुआ तो मुझे दोष मत देना। मैं तो तुम दोनों को अभी भी मना कर रहा हूँ। ऐसे ही इनके हाल पर इन्हें छोड़ दो। श्याम बाबू ने कहा, नीलू बेटा, इस नालायक लड़के को अपने हाल पर छोड़ दो। जब ये लड़का हमारी मर्जी के बिना शादी कर सकता है तो यह अपना घर परिवार भी संभाल सकता है। आखिर इस नालायक ने तो कुछ सोचकर ही शादी की होगी। अभी इसे भी तो दाल आटे का भाव मालूम होना चाहिए। जब गृहस्थी की चक्की में पसेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी। नीलू बोली, पापा जी मैं मानती हूँ, हरी ने बिना पूछे शादी करके गलती की है। इन दोनों को आपको बढ़ाकर शादी करनी चाहिए थी, लेकिन इस सारी घटना ने इस लड़की का कोई दोष नहीं है। इस लड़की को ऐसे सड़क पर मैं नहीं छोड़ सकती हूँ। ना जाने कब से बेचारी घर के बाहर बैठी हुई है। हरी जिस लड़की से शादी करके अपने साथ लेकर आया था, उसकी सच्चाई सिर्फ श्याम बाबू को पता थी। वो सच्चाई किसी को नहीं बता पा रहे थे और अपने बेटे बहू को तो अपने घर में भी नहीं आने दे रही थी। मन ही मन में बाबू बहुत शर्मिंदा हो रहे थे। नई बहू रानी तो अपनी माँ के सिखाई सारे हुनर बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। इस वक्त वह ऐसी अबला नारी और बेचारी बनकर बैठी हुई थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी हरी और उसके परिवार के खिलाफ नहीं निकला। ना तो उसने हरी को दोष दिया और ना ही परिवार को दोष दिया। से झुककर बट बनकर बैठी रोती रही। बस सबके सामने रोने का ढोंग करके आंसू बहाती रही। सभी की सहानुभूति उसने एक दिन में ही बटोर ली थी। मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी कि उसकी माँ सच में बहुत शातिर खिलाड़ी है। सब कुछ योजना के अनुसार हो रहा था। उधर गांव में उसकी माँ ने ताऊजी को अपने प्रेम जाल में उलझा रखा था और इधर बेटी ने भाई के बेटे को हरी को अपने प्रेम जाल में अपने वशीभूत कर लिया था। पापा की बातें सुनकर नीलू भी सोच विचार में डूब गई। कहीं पापा सही तो नहीं कह रहे। राजेश बोला, अरे नीलू क्या सोच रही हो? जल्दी इन लोगों का सामान गाड़ी में रखो और इन्हें गाड़ी में बैठा दो। 2-4 दिन बाद पापा जी का गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं खुद ही इन्हें छोड़ने आ जाऊंगा। लेकिन पापा जी बोल रहे हैं, नीलू ने कहा। राजेश ने नीलू की बात काटते हुए बोला, पापा गुस्से में बोल रहे हैं, तुम उनकी बातों को इतना सीरियस मत लो, जल्दी से सामान रखो। तभी उन्होंने हरी को गाड़ी में बैठने के लिए कहा। हरी अपने दीदी के घर नहीं जाना चाहता था, लेकिन क्या कर सकता था, मजबूरी थी। पैसे भी पास में नहीं थे और ना ही कहीं रहने खाने का ठिकाना था। आखिर बिना बताए शादी तो कर ली थी, लेकिन अब उसे निभाने के लिए घर सामान और पैसे चाहिए थे। इसलिए हरी ने सोचा, चलो क्यों ना कुछ टाइम ऐसे ही निकल जाए, तब तक मैं कुछ व्यवस्था कर लूंगा, नहीं तो अपने पापा के पैर पड़कर उनसे माफी मांग लूंगा।
हरि ने सोच विचार में डूबे देखकर राजेश ने पूछा, अगर नहीं जाना है तो बताओ। हरि ने अपनी पत्नी और अपने कपड़ों का बैग गाड़ी में रख दिया और घर की ओर देखा हुआ गाड़ी में बैठकर अपनी जीजू के साथ चला गया। अंदर बैठी सरस्वती देवी खिड़की से अपने पुत्र और बहू को जाते हुए देख रही थी। उनकी आंखों से आंसू बह रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब उसे तसल्ली थी कि उसका बेटा जो काम से कम सुरक्षित जगह जा रहा है। अगर आज नीलू उसे अपने साथ नहीं लेकर जाती तो पता नहीं कहां गलियों में ठोके खाता फिरता और सारे मोहल्ले में बेइज्जती करवाता। सरस्वती भगवान को धन्यवाद दे रही थी। मुझे ईश्वर ने नीलू के रूप में एक अनमोल हीरा दे दिया है। मेरी बेटी हर बुरे वक्त में मेरे काम आती है। राजेश ने घर पहुंचकर माँ को सारा हाल बता दिया। माँ ने कहा, कोई बात नहीं, मैं कुसुम का कमरा खोल देता हूँ। ये दोनों उसे दिन जो उसमें रह लेंगे। कुछ दिन जब समझिएगा गुस्सा शांत हो जाएगा तो तुम ही इन्हें घर छोड़ आना। सुशीला देवी ने बहू उसे उसका नाम पूछा तो बहू धीमी आवाज में बोली, माताजी मेरा नाम चंचल है। सुशीला देवी ने पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? चंचल थोड़े उदास स्वर में कहा, पापा तो बचपन में ही चल बसे, बस ले डे के एक मन है और मेरे वही माता पिता का फर्ज पूरा कर रही हैं। उन्होंने मुझे माँ और बापू दोनों का प्यार दिया। सुशील जी ने पूछा, कितनी पढ़ी लिखी हो? चंचल बोली, माताजी मेरे पिताजी की मृत्यु के बाद पैसे की कमी हो गई थी। 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ गए थे। पढ़ने का अवसर ही नहीं मिला। माँ ने घरों में काम कर करके ही खाने पीने का जुगाड़ किया और रहने की व्यवस्था की। पढ़ाई के लिए तो पैसे ही नहीं होते थे, लेकिन फिर भी माँ ने मुझे सरकारी स्कूल में 8वीं तक पढ़ाया है। मेरे बाप भी खेती में मजदूरी करते थे और मेरी माँ भी वही करती है। सभी राजेश बोला, अरे मन अभी यह लोग यही है, सारे सवाल जवाब कल पूछ लेना। वैसे भी बेचारी पता नहीं कितनी देर से घर के बाहर बैठी थी। लगता है इन लोगों ने कुछ खाया पिया भी नहीं है। विमला ने जो घर के मेहमानों को देख लिया था और उसने खान की सारी तैयारी कर ली थी। सुशीला देवी विमला की इसी समझदारी पर हमेशा कायल रहती थी। घर के कोई भी मेहमान आ जाए तो वो मेहमान के आने के बाद अंदाजा लगा लेती थी और खाना बनाना है कि नहीं। सुशीला देवी विमला की इस बात से बहुत खुश रहती थी। विमल सच में बहुत समझदार थी। चंचल ने सुबह उठकर जब सारे घर का मुआयना किया तो देखकर वो हैरान रह गए। इतना बड़ा सुंदर घर, घर में इतने सारे कमरे और साथ में अटैच बाथरूम, बाहर आंगन में इतना सुंदर बगीचा, बगीचे में झूला, सब देखकर उसने तो मन बना लिया कि वो अब अपने ससुराल नहीं जाएगी। किसी भी तरह नीलू दीदी की चहेती बनाकर यही रहेगी। आखिर कोई पागल ही होगा जो इतनी सुख सुविधाओं को छोड़कर वो जाएगा। चंचल ससुराल का घर बाहर से ही देख लिया था और अंदाजा लगा लिया था। घर छोटा सा लग रहा था, पता नहीं अंदर से कैसा होगा। ऊपर से सरकारी क्वार्टर तो ऐसे ही होते हैं। चंचल मन में सोच रही थी, घर तो इसे कहते हैं, घर नहीं है तो बंगला है। बांग्ला आखिर भगवान ने मेरी सुन ली और मुझ पर इतने अच्छे बड़े घर में रहने का मुझे मौका दे दिया। अब तो बस इस तरह नीलू दीदी का दिल जीतना है। चंचल सभी के साथ बहुत मधुर और सौम्य व्यवहार कर रही थी। कोई भी उसकी चालाकी को नहीं बाप पाया, शिवाय विमला के। लेकिन विमला चंचल के है भाव से जल्दी परिचित हो गई। उसे एहसास हो गया कि अगर यह यहाँ रुकेगी तो कहीं मेरा इस घर से दाना पानी न उठ जाए। चंचल को लगा जैसे उसके भाग्य खुल गए कि 5 उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में, इस तरह का सुख और आराम उसे यहाँ मिल गया था। ये दिखावे के लिए बहुत जल्दी उठ जाती और बड़े आदर से सभी को प्रणाम करती और नीलू के सारे काम खुद करने की कोशिश करने लगी। कभी नीला के पैर दबाने लग जाती रहती। इस वक्त आपको आराम की बहु आवश्यकता है। कभी पानी भरकर नीलू के सरने रख देती, दीदी आप मत उठिए, हम सारे काम कर देंगे। कभी छत से नीलू के कपड़े उतार कर अच्छे से तय लगाकर उसे देने आ जाती।
विमला उसके हाव भाव से समझ गई थी। विमला ने बड़ी समझदारी से इस सारे मामले को संभाल लिया था। विमल चंचल से भी यही कहती, नहीं, आप भी मेरे लिए मालकिन हो, आप क्यों करोगी, और घर के सारे काम के लिए मुझे रखा गया है, मैं घर में नौकरानी हूँ। चंचल बहू, आप तो मालकिन है। बहू रानी, तुम तो सिर्फ आराम करो, अभी तुम्हारी नई शादी हुई है, सच संवर कर जो अपने पति के साथ घूमने फिरने जाऊं। घर के काम के लिए तो मैं हूं ना, बल्कि तुम अपने सारे काम मुझे बताया करो। मेरे लिए तो तुम भी घर की मालकिन के समान ही हो, अपनी प्रशंसा और सहना किसी अच्छी नहीं लगती। चंचल को भी थोड़ा घमंड आ गया। वो मन ही मन खुश रह रही थी। काश मैं तो यही दीदी के पास रह जाऊं। अच्छा ही हुआ ससुर जी ने घर में नहीं रखा। चंचल के अच्छे व्यवहार से सभी का दिल जीत लिया था। राजेश और नील उसके अच्छे व्यवहार से बहुत खुश थे। आज वे दोनों पापा के पास इन दोनों को घर में रखने के लिए बात करने जा रही थी। राजेश ने अपने ससुर जी को समझाया, देखो पापा जी, अगर वो हमारे पास रहेंगे तो उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कल आपके रिश्तेदार और आसपास के लोग बातें बनाने लगेंगे। आप जरा सोचिए, आपको अनजाने में इतनी सुशील बहू मिली है। मैं तो उसके परिवार वालों को भी नहीं जानता, लेकिन चंचल से बहुत प्रभावित हो रहा हूँ। इतने प्रेम पूर्वक अच्छे सभ्य शब्दों में वो बात करती है। मैं तो कई बार सोचता हूँ, हरी को ऐसा हीरा मिला कहाँ से। मम्मी जी, आपको पता है, घर के काम में भी बहुत होशियार है और नीलू की सेवा में तो छोटी बहन की तरह लगी रहती है। पापा जी, मेरी तो यही सलाह है, आप इन दोनों को कुछ रश डरों की उपस्थिति में फिर से विधि विधान के साथ अग्नि के समक्ष फेयर करवर कर विवाह करवा दीजिए। अगर यह विवाह बिना किए साथ रहेंगे तो समझ में लोगों की 10 तरह की बातें करेंगे। मंदिर में दोनों में जो कौन सा विवाह किसकी मौजूदगी में किया है? मैंने पूछा। वहाँ तो पंडित जी भी नहीं था, बस भगवान को साक्षी मानकर इन लोगों ने एक दूसरे को हर पहनकर अपना जीवन साथी मान लिया। देखो पापा जी, कल को चंचल के परिवार वाले भी हम पर इल्जाम लगा सकते हैं कि हमारा लड़का उनकी लड़की को भगाकर ले गया, तो लेने के देने पड़ जाएंगे। गांव में भी उनके विवाह का कोई साक्षी नहीं है। पापा जी, आप बात को समझने की कोशिश करें। अभी संभल जाएंगे तो सबके लिए अच्छा होगा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कोई लगातार जोर जोर से दरवाजा खटखटा जा रहा था और बाहर से बड़ी तेज किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। कोई महिला बाहर खड़ी जोर जोर से बोल रही थी, अगर इनका लड़का मेरी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ला तो अपने साथ ले आया है। श्याम बाबू ने जैसे दरवाजा खोला तो सामने पुलिस खड़ी हुई थी। पुलिस को देखकर श्याम बाबू सच में पड़ गए। श्याम बाबू पुलिस को देखकर घबरा गए और मुड़कर देखा तो राजेश पीछे ही खड़ा था। राजेश ने कहा, पापा आप अंदर बैठे, मैं बात करके आता हूँ, और आप ऐसे घबराओ मत। राजेश जैसे ही बाहर आकर देखा, बाहर खड़ा पुलिस इंस्पेक्टर राजेश का मित्र था। राजेश को देखकर उसे गले लगाते हुए बोला, अरे यार, तू यहाँ क्या कर रहा है? इंस्पेक्टर बोला, यार तेरा लड़का कब इतना बड़ा हो गया कि लड़की से शादी करके घर ले आया? राजेश कहने लगा। अपने दोस्त को अंदर ले जाकर वो औरत वही कांस्टेबल के साथ खड़ी हुई थी। राजेश ने अंदर जाकर अपने दोस्त को सारी बात बता दी और बताया, वो लड़की को भगाकर नहीं लाया। मंदिर में दोनों ने आपसी सहमति से शादी कर ली है और दोनों बड़ी खुशी के साथ मेरे घर में पिछले हफ्ते से रह रहे हैं। बाहर बैठी माताजी झूठ बोल रही है। क्या सच है दोस्त? या तो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम चाहो तो अभी मेरे घर चलकर देख लो। लड़की अपनी मर्जी से लड़के के साथ रह रही है। इंस्पेक्टर बोला, राजेश वो सब तो ठीक है, लेकिन तुमने शायद एक बात नोटिस नहीं की, वो लड़की 18 वर्ष की नहीं है और यह एक तरह से कानूनी अपराध है। राजेश बोला, लेकिन हम तो खुद अब उन दोनों का विवाह करवा रहे हैं ताकि सामाजिक मान्यता भी मिल जाए।
और दोनों सामाजिक कानूनी रूप से भी एक दूसरे के जीवन साथी बन जाए। राजेश ने कहा, यार वो लड़की दिखने में तो बड़ी लगती है, कहीं भी 18 की नहीं लग रही। बाकी मैं गांव में जाकर पता करता हूँ। माजरा क्या है? इंस्पेक्टर बोला, देखो राजेश, अगर यह एक पारिवारिक मामला है तो मैं तुम्हें थोड़ी छूट दे सकता हूँ। तुम लोग आपस में बैठकर बातचीत कर लो। बार बार बैठी उसे लड़की की माँ को अगर तुम समझकर दोनों का विवाह करवा देते हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो सिर्फ अपनी कानूनी कार्यवाही पूरी करूंगा जो मेरा काम है, लेकिन अगर पुलिस के बिना ही सारा मामला सुलझ जाता है तो बहुत बढ़िया बात। तुम पहले आपसी सहमति से बातचीत करके इस मैटर को सुलझा ले। मैं अभी चलता हूँ, मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, राजेश मेरे पास वैसे भी इससे भी जरूरी काम है। अगर तुम्हें मामला सुलझा लेते हो तो मुझे बड़ी खुशी होगी। इंस्पेक्टर के जाने के बाद श्याम बाबू ने राहत की सांस ली। राजेश को धन्यवाद देते हुए बोले, शुक्र है बेटा कि यह इंस्पेक्टर तुम्हारी जान पहचान का था, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। श्याम बाबू उसे महिला को अंदर लेकर आ गए। महिला दिखने में जवानों और खूबसूरत थी, कहीं से भी एक विधवा वाला नई नहीं लग रही थी। सरस्वती देवी उसे पीने के लिए पानी दिया और वहीं बैठकर बात करने लगे। राजेश ने कहा, माताजी आपकी बेटी ने तो विवाह कर लिया है और हम भी इसी बात से सहमत हैं और खुद अपने नजदीकी रिश्तेदारों को बुलाकर सभी की मौजूदगी में दोनों का विवाह करवाना चाहते हैं ताकि दोनों सामाजिक और कानूनी रूप से एक दूसरे के जीवन साथी बन जाए। वो महिला जोर से बोली, मुझे क्या पता तुम्हारा निकम्मा बेटा कल को मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिलाई पाएगा या नहीं। वो तो अभी खुद भूखा मरता फिरता है, ना घर है ना ठिकाना, 2 कौड़ी का लड़का है। तुम्हारा जो मेरी लड़की को भगाकर अपने साथ ले आए। मेरी लड़की तो बेचारी अभी कम उम्र की है, उसे तो अच्छे बुरे का जरा भी समझ नहीं है, लेकिन तुम्हारा लड़का तो इतना बड़ा है, उसे तो समझ होनी चाहिए थी। राजेश ने पूछा, माताजी आखिर आप चाहती क्या है? हम आपको कैसे विश्वास दिलाए कि आपकी बेटी हमारे परिवार में सुखी रहेगी? राजेश थोड़े गुस्से में बोला, भूखी नहीं मारेगी। उसे महिला ने कहा, अगर आप गांव की जमीन मेरी बेटी के नाम कर दे तो मैं कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करूंगी, ना ही आपके बेटे के खिलाफ कोई कार्यवाही करूंगी। ये सुनकर श्याम बाबू और सरस्वती आश्चर्यचकित रह गए। दोनों पति पत्नी एक होकर उसे देख रहे थे। राजेश उनकी बात सुनकर सोचने लगा कि लड़की के पिता नहीं है, भाई भी, और ना ही कोई रिश्तेदार है, शायद इसलिए लड़की कीमत चिंतित हो रही है और अपनी बेटी के भविष्य की चिंता के कारण ऐसी मांग कर रही है। राजेश ने कहा, माताजी मैं आपकी चिंता समझ सकता हूँ, लेकिन गांव की जमीन दोनों भाइयों की है। ऐसे में एक भाई को सारी जमीन नहीं दे सकते और दूसरे भाई के साथ अन्याय नहीं कर सकते। चंचल की माँ बोली, वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो अपनी बेटी के नाम जमीन चाहिए ताकि कल को वो 2 वक्त की रोटी खा सके, मेरी तरह भूखे रहकर मजदूरी न करनी पड़े। मैं अपने जीवन में बहुत दुख उठाए हैं, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी मेरी तरह दुखी रहे। श्याम बाबू सोने लगे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नीलू से पैसे लेकर गिरवी रखी हुई जमीन छुड़ाई थी। पहले मेरी जमीन बड़ा भाई हड़पना चाहता था, बड़ी मुश्किल से उसे पीछा छूटा। नीलू की मदद से जमीन अपनी हुई, तभी मुसीबत बिन बुलाए घर आ गई। अब नीलू को रुपए भी वापस नहीं किया और यह मुसीबत गले पड़ गई है। श्याम बाबू सो रहे थे, क्या करे, जमीन उनकी बेटी के नाम करते हैं तो छोटे बेटे के साथ अन्याय होगा, क्या करे। इधर का डर खाई और दूसरी चिंता ये भी थी, कैसे भरोसा करें कि भविष्य में उसके बेटे को धोखा नहीं देगी, कहीं ऐसा ना हो बेटे के साथ जमीन भी चली जाएगी। श्याम बाबू क्या फैसला ले अपने वो खुद नहीं समझ पा रहे थे और राजेश भी सोच विचार में डूबा हुआ था। तभी सरस्वती ने कहा, बहन जी यह तो नाइंसाफी है,
आप अपने बेटे की बेटी की भविष्य की चिंता में मेरे दूसरे बेटे के साथ अन्याय कर रही हैं और आप अभी हमारे परिवार में के बारे में नहीं सोच रही हैं, सिर्फ अपनी बेटी के बारे में सोच रही हैं। चंचल की मां बोली, बहन जी एक बात बताओ, क्या आप अपनी बेटी का विवाह किसी बेरोजगार लड़के के साथ करवाती जो पढ़ा लिखा भी नहीं है और उसे पर सारा दिन आवारा गाड़ी करता है, सारे दिन निकम्मा निठले डोलता है, करती क्या तुम ऐसा दामाद चाहोगी? बहन जी मेरा मुंह मत खुलवाओ, आपके बेटे के सारे कारनामे मुझे पता है। ये सुनकर सरस्वती जो चुप रहेगी, चंचल की मां के हबाब श्याम बाबू समझ गए थे और कुछ हद तक राजेश भी समझ गया था। श्याम बाबू और राजेश बाहर आकर बात करने लगे। श्याम बाबू बोल, राजेश क्या कहते हो, क्या करना चाहिए? मैं तो दोनों तरफ से फंस गया हूँ, इधर कुआं उधर खाई। राजेश ने कहा, लेकिन पापा जी समाधान तो निकालना पड़ेगा, ये औरत हमारा ऐसे ही पीछा छोड़ने वाली नहीं है। श्याम बाबू ने अपने भाई को फोन लगाकर पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, उन्हें इस मुसीबत से कैसे अपना पिंड छुड़ाना चाहिए। जनार्दन जी बोले, देखो भैया, उसे लड़की की माँ सही बोल रही है, लड़की अभी 17 साल की है और उसकी माँ ने कैसे कर दिया तो सारी जिंदगी सारा परिवार परेशान होता रहेगा और बाद में कुछ ले देकर मामला सुलझाना पड़ेगा। ऊपर से पुलिस में रिपोर्ट में हरी का नाम हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, फिर लड़ते रहना भैया सारी उम्र मुकदमा। जनार्दन जी बोल, भाई बाकी तुम्हारी मर्जी है, राजेश बाबू से भी सलाह कर लेना उनकी, तुम आजकल कुछ ज्यादा ही सुनते हो। राम राम कहकर जिन जी ने फोन रख दिया। राजेश ने कहा, पापा जी सारी उम्र मुकदमा में पैसा खर्च करने से अच्छा है कि हम इस पेज से कहीं दूसरी जमीन खरीद कर किशन को दे देंगे और गांव की जमीन हरी और चंचल के नाम करके सारा मामला यही शांत कर देते हैं। पापा की जमीन बेटे के पास रही या बहू के पास, दोनों ही आपके अपने हैं। बस चंचल की माँ का भ्रम दूर हो जाएगा, चंचल का भविष्य सुरक्षित उसे लगेगा, क्योंकि ये तो सच है, मुकदमा लड़ने में इंसान की आधी उम्र निकल जाती है, कई बार फैसला आते आते वो इंसान ही नहीं रहता। किसकी आप चिंता मत करो, किसान बहुत लायक है, वो खुद अपने लिए सब कुछ काम लगा। आखिरकार सरस्वती और श्याम बाबू ने हर पहलू पर विचार करने के बाद गांव की जमीन चंचल और हरी के नाम कर दी और हरी और चंचल की शादी विदित करवाकर चंचल का गृह प्रवेश करवा दिया। चंचल और हरी के माता पिता की सहमति से अपने विवाह से वे दोनों बहुत खुश थे, क्योंकि ये सब चालबाजी ताऊजी और चंचल की माँ की मिलीभगत से सफल हुई थी, क्योंकि तूजी ने हरी को बहुत अच्छे से समझा दिया था, तेरे सिर पर इतना कर्ज चढ़ गया है, वो इतनी आसानी से उतरने वाला नहीं है, तुझे कहीं से मोटी रकम का इंतजाम करना पड़ेगा। हरी ने कहा, ताऊजी आपको ये राह दिखाओ, कुछ ऐसा उपाय बताओ हींग लगे ना फिटकरी और रंग भी चोखा हो। ताऊजी बोल, हरी देख तेरा बाप मुझे ऐसे तो प्रॉपर्टी देगा नहीं, हमें कोई जुगत लगानी पड़ेगी, लेकिन एक रास्ता है, अगर चंचल से तू शादी करता है और फिर चंचल की मैं मुकदमे की धमकी देकर अपनी जो बात बन रखती है तो बात बन सकती है, क्योंकि अभी चंचल की उम्र 18 वर्ष होने में कुछ समय बचा है। लेकिन यहाँ बात तेरे बाप की नहीं, चंचल अभी नाबालिग है और नाबालिग से शादी करने के अपराध में सजा होती है और तेरा बाप तुझे सजा से बचने के लिए अपनी प्रॉपर्टी जो तेरे नाम बड़ी आसानी से कर देगा। तेरा बाप तेरी बिना सजा से भले ही ना डरे, लेकिन इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है, वो अपनी बेइज्जती नहीं करवाएगा। उसके बाद तो सारी मुझे दे देना, तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा, तेरा कर्ज वाली बात किसी को पता भी नहीं चलेगी, ना रहेगा, बस ना बजेगी बांसुरी। तेरे कर्ज की बात तेरे पिता को कभी पता नहीं चलेगी और मैं भी कभी नहीं बताऊंगा, मैं तुझे वादा करता हूँ। बेटा जमीन तो मेरे पास रहे या बेटा तेरे पास, हम दोनों एक ही है ना। और इस तरह तू जी की बातों में आकर, लेकिन बेचारे श्याम बाबू इस सारी बातों से अनजान थे
और हरी अपने ताऊ जी पर पूरा उनके पक्ष में हो गया था। उनकी बातों का उसे पर बहुत गहरा असर था, क्योंकि तू जी हर बुरे कर्म में उसका साथ देते थे। ताऊ जी ने उसे काफी बढ़ा चढ़कर जो उसका हर चीज में साथ दिया। अपने बेटा और बहू को सच्चे मन से स्वीकार कर लिया था। श्याम बाबू ने हरी की गलती को माफ कर दिया था कि शायद हरी अब शादी होने के बाद अपनी जिम्मेदारी को समझ ले गया और परिवार में ठीक से रहने लगेगी। सारी बुरी आदतों को छोड़कर एक अच्छा इंसान बन जाएगा। श्याम बाबू ने उसे एक दुकान पर काम पर लगवा दिया था। मलिक भी अच्छा था, समय से पैसे दे देता था। हरी ने भी काम ठीक ठाक शुरू करना कर दिया था और अपनी पत्नी चंचल को जो वो बहुत खुश रखने लगा था। चंचल अभी भी नीलू के घर को नहीं भूल पाई थी। वो तो सारा दिन उसकी खिदमत में बिमला लगी रहती थी, कुछ भी काम नहीं करने देती थी। लेकिन यहाँ आकर तो सरस्वती के साथ सारा घर का काम करने में मदद करनी पड़ती थी। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े घर गृहस्थी के छोटे मोटे काम करते करते चंचल का मन उबन लगा था। उसे तो नीलू के घर में रहना ही अच्छा लग रहा था। उसी के घर को याद करके वो कई बार कह देती थी, मम्मी जी दीदी का घर ज्यादा सुंदर है और काम करने के लिए बिमला को रखा हुआ है। मम्मी जी क्या हम अपने घर के काम करने के लिए किसी को नहीं रख सकते? सरस्वती ने कहा, बहू रानी मेरी बेटी और दामाद दोनों ही नौकरी करने जाते हैं, तो घर के काम के लिए बिमला को रखा है। बहू रानी अभी कुछ समय से रखा है। उन्होंने इससे पहले तो नीलू घर का सारा काम खुद करती थी। वो अपनी जेठानी के साथ भी उसने कितने साल मिलजुल कर घर के काम में सहयोग दिया है और साथ में नौकरी भी की है। सरस्वती बोली, क्योंकि नीलू दोबारा से गर्भवती है और डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी है। घर में सुमन बुद्धि हो गई है, उसे घर का काम अब उसे होता नहीं है। उनकी मदद के लिए उन्होंने विमल को घर में रखा है। हमारा घर भी छोटा है और परिवार भी छोटा है। हम तो मिलकर अपने घर का काम खुद ही कर लेते हैं। अब तुम ही बताओ, हम दोनों कहीं बाहर काम करने भी नहीं जाते। घर में ही रहती हैं तो हम घर का काम तो कर ही सकती हैं ना। और तेरे पापा जी और हरी के जाने के बाद हम दोनों दिन भर खाली बैठी रहती हैं। सरस्वती बोली, चंचल अगर तुम्हारा मन सिलाई और कढ़ाई सीखने का हो तो खाली समय में तुम दोनों को वो काम में सिखा सकती हूँ। दोनों काम सासू माँ की ऐसी बातें सुनकर चंचल चुप हो गई, लेकिन धीरे धीरे उसने मन बना लिया था। वो अलग हो रहना चाहती है। वो तो कई बार हरी से कह चुकी थी, अब उसे अलग रहना है, लेकिन हरी उसे हर बार यह कहकर मना कर देता था कि हम अकेले अपना खर्चा नहीं उठा सकते, चुपचाप मम्मी पापा के साथ रहते हैं। हम दोनों का खर्चा अभी पापा उठा रहे हैं। मेरी अभी इतनी कमाई नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए अलग से घर लेकर दूं। सरस्वती धीरे धीरे अपनी बहू का बदलता स्वरूप देख रही थी। दिन में दिन चंचल के सभा में परिवर्तन आ रहा था और उसका शरीर चेहरा सामने आ रहा था। अब चंचल की असलियत सरस्वती के सामने धीरे धीरे उजागर हो रही थी। सरस्वती दिन भर घर में रहते हुए महसूस कर रही थी कि चंचल हरी से बड़ी बदतमीजी से बात करती है। कमरे से बाहर आते ही बातचीत का सलीका बदल जाता है, खासकर जब घर में नीलू और राजेश आ जाए तो बड़े सलीके से पेश आती है और सभ्य महिला की तरह बातें करती है। लगता है कितनी सीधी शादी भोली भाई लड़की है। नीलू और राजेश अक्सर माँ के बताने पर नहीं करते थे, हमेशा ही चंचल की तारीफ करते रहते थे। आज पड़ोस में भी चंचल ने सभी के साथ अच्छा व्यवहार करते हुए सभी का दिल जीत लिया था। कोई भी चंचल की असलियत नहीं जानता था। उधर आकाश अपने पिता को खोने के बाद अभी तक खुद को संभाल नहीं पा रहा था। जो मासूम बच्चा हमेशा पिता के पास में ही अपने जीवन को गुजरा आया था, उसके लिए क्यों अपने पिता को अचानक को देना एक ऐसा आघात था जो समय ही भर सकता था। सरोज जी बहुत ही समझदार महिला थी। वो समझ गई क्यों उनके पुत्र जितना समझदार है उतना दिल से मजबूत नहीं है। उनका दिल बहुत ही कोमल है।
खुद की भावनाओं को संभालने में वो अभी असमर्थ था। ऋषि ने सबकी टिकट भेज दिए थे और उन्हें अपने पास आने का निमंत्रण दे दिया था, और सरोज जी ने भी अपने पति के सारे धार्मिक और सामाजिक कर्तव्यों का जो निर्वाह करने के बाद नील और राजेश को अपने घर पर बुलाया और उनसे सलाह मांगी कि मैं अपनी दुकान और घर दोनों में से क्या चीज कर अपना कर्ज उतार सकती हूँ, क्योंकि अब हम हमेशा के लिए अपनी बेटी के पास जा रही हैं। ये सुनकर नीलू को बहुत दुख हुआ कि उसकी बहन अब हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। रूप उसकी बहुत ही प्यारी और आज्ञाकारी बहन थी। रूप अपनी बहन से पूछकर सारे काम करती थी और यही ना कहीं नीला के दुख सुख की वो साथी भी थी। भले ही आके ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन माँ और भावनाएं सच्ची और अच्छी थी। हर किसी की मदद के लिए मिनट में उसके पास पहुँच जाता था। हमेशा खुद को खुश और संतुष्ट रहता था। राजेश ने सरोज जी के सुझाव दिया कि आप अपनी दुकान बेचकर कर्ज उतार दीजिए, घर रहने दीजिए, एक कमरे में सामान बंद करके रख दीजिए। राजेश बोला, बाकी मैं किराए पर चढ़ना देता हूँ, इससे कुछ इनकम आती रहेगी और आपका कैसे जो काश जो जुड़ता रहेगा। घर हमेशा बच्चों के काम आ जाता है, क्या पता चल कौन सा बच्चा यहाँ आकर काम करना चाहिए, रहना चाहिए, तो कम से कम उसके दादा की निशानी तो उसके पास होनी चाहिए। राजेश बोल, अंकल जी ने अगर बहुत ही मन से बनवाया था, इसलिए आंटी जी आप घर मत बेचिए, दुकान से पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे तो सारा कर्जा उतर जाएगा। घर के देखभाल और किराएदार का ध्यान हम रख लेंगे। नीलू बोली, आंटी जी मुझे अपनी बहन के जाने का बहुत दुख है, लेकिन यकीन मानिए मैं भी यही चाहती हूँ कि शिवानी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। अपनों के बीच रहकर भी बीमार व्यक्ति स्वस्थ महसूस करने लगता है। क्या पता आपके प्यार और स्नेह और देखभाल से शिवानी फिर से ठीक हो जाए तो मन से बाहर आ जाए। लोग कई बार कौम से बाहर भी आ जाते हैं और कुछ वर्षों के बाद स्वस्थ व्यक्ति जैसा जीवन जीते हैं। सरोज बोली, नीलू काश तुम्हारी बात सच हो जाए और मेरी बेटी स्वस्थ हो जाए। अब तो मुझे दिन रात उसी की चिंता लगी रहती है। सरोज और आकाश को भी राजेश का सुझाव सही लगा। उन्होंने अपनी दुकान को पापा के दोस्त प्रभु दयाल जी को ही बेच दिया। सारा कर्ज उतारने के बाद जो पैसे बचे उसे अपने साथ लेकर और दोनों माँ बेटा अपने बच्चे उसे समय के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए तैयार हो गए। ऋषि के पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन अपनों की बहुत कमी थी। अपना उसकी अपनों में केवल शिवानी और शिवानी का परिवार ही था। ऋषि अब सबके साथ रहते हुए शिवानी के ठीक होने की कामना कर रहा था। शायद अपने परिवार को देखने के बाद शिवानी अच्छा महसूस करे और धीरे धीरे ठीक हो जाए। आखिर अपनों के प्यार और आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। वो कहते हैं ना कि दुआओं में दवा से ज्यादा ताकत होती है। उसे समय बाद वीजा लग गया और दोनों बच्चे बहुत छोटे थे, जाना नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी माँ वहाँ रह रही थी तो अपनी माँ से मिलने की खुशी में वे दोनों जाने के लिए तैयार हो गए। और नाना नानी से मिलने के बाद राजेश नीलू उन दोनों उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। सरोज जी ने नीलू की हालत देखते हुए साथ चलने से मना भी किया, लेकिन नीलू का मन नहीं मान रहा था, क्योंकि दोनों बच्चे बहुत समय से नीलू के पास ही दे रहे थे। दोनों बच्चों को नीला मौसी अपनी माँ जैसी लगती थी। अपनी मौसी के गले लगकर दोनों रोने लगे तो नीलू ने समझाया, अरे अब तुम अपनी मम्मी के पास जा रहे हो, अब क्यों रो रहे हो, मम्मी से मिलकर तुम्हें अच्छा लगेगा। नीलू ने हंसते हुए कहा था, अगर नहीं जाना तो मम्मी के पास तो बोलो, मैं अपने पास तुम दोनों को रख लेती हूँ। दोनों बच्चे बड़ी मासूमियत से बोले, नहीं मौसी, आप भी हमें बहुत प्यार करती हो, लेकिन अब हम मम्मी के पास जाना चाहते हैं। नीलू अपनी बहन के परिवार को एयरपोर्ट पर छोड़कर वापस आ चुकी थी। सो रही थी। कैसे सब कुछ बदलता जा रहा है। पहले देवी शहर से दूर हैदराबाद चली गई। रूप, राकेश, आकाश भी जो ऑस्ट्रेलिया चलेगा।
नीलू को बहुत अकेला लग रहा था क्योंकि आज तक तीनों बहनें एक साथ एक शहर में रह रही थी, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ एक दूसरे से बिछड़ते हुए जा रही थी। अब ये केवल नीलू अपने परिवार के साथ अकेले रह गई थी। तभी किशन उसके रूम में आया और पूछने लगा, दीदी आकाश जीजा जी चलेगा ये क्या? नीलू बोली, हाँ किशन, वो अपने परिवार के साथ चले गए हैं, अब पता नहीं कब आएंगे। किशन बोला, दीदी सही कह रहे हो, पहले देवी दीदी शहर छोड़कर चली गई, अब रूपा दीदी भी चली गई है कि संडास होकर बोला, प्लीज दीदी आप हमेशा मेरे साथ रहना, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ, दीदी हम दोनों साथ रहेंगे। नीलू ने हंसते हुए पूछा, और जब तेरी शादी हो जाएगी तब भी मैं मेरे साथ रहेगा क्या? इस बड़े उत्साह से बोला, हाँ दीदी, मैं तो शादी के बाद भी आपके साथ ही रहूंगा। नीलू हंसने लगी कि किशन नीलू के लिए दूध लेकर आया था और बोला, दीदी आप दूध पीकर आराम करो, कोई काम हो तो मुझे बता देना। कि सन अपनी दीदी का बहुत ध्यान रखता था, पढ़ाई के साथ साथ घर सातवें घर में भी काफी मदद करता था। बाहर के सारे काम तो किशन ने अपने हाथों में ले रखे थे, चाहे दूध लाना हो, चाहे सब्जी लाना हो, कुछ भी सामान लाना हो कि तुरंत अपनी साइकिल उठाता और तुरंत सामान लेकर आ जाता था। बिमला के साथ भी कृष्ण की बड़ी बहन जैसे ही संबंध बन गए थे। उसकी बेटी को अपनी भांजी ही मानता था और उसे अपनी साइकिल पर बैठकर स्कूल लेकर जाता और आते वक्त वापस लेकर आता था। पढ़ाई में उसकी मदद भी करता था। सभी आराम से बैठकर नाश्ता कर रहे थे। तभी बिमला की बेटी सीढ़ियां उतरते हुए सीढ़ियों से गिर गई। अचानक ऐसा होने से नीलू का दिल घबरा गया। अपने भीतर उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। राजेश्वर किशन उसे उठाने के लिए तुरंत भीज गिरने के कारण विमला की बेटी को काफी चोट लग गई थी। राजेश ने उसे हाथ पकड़कर खड़ा करने की कोशिश की, लेकिन वो खड़ी नहीं हो पा रही थी। उसका पैर मुड़ गया था और वह लड़का आते हुए गिर पड़ी। राजेश ने संभालते हुए कहा, लगता है इसके पैर में फ्रैक्चर हो गया, डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। किसान और राजेश उसे डॉक्टर के पास लेकर जाने लगे। तभी नीलू बोली, मम्मी जी मुझे कुछ अजीब सा लगा है, मेरी डिलीवरी में तो काफी समय बाकी है। सुशीला देवी ने कहा। नीलू को देखकर राजेश, नीलू को जल्दी हॉस्पिटल लेकर चलो। राजेश ने अपनी कार में पहले बिमला की लड़की को कृष्ण के साथ बैठा दिया और मम्मी और नीलू को पीछे से बैठने के लिए कहा और कार से तुरंत अस्पताल पहुंच गए। नीला को तुरंत इमरजेंसी में भर्ती कराया गया। मम्मी को बैठक राजेश बिमला की जो बेटी को गोद में उठाया और दूसरे डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने बताया पर की हड्डी टूट गई है, प्लास्टर चढ़ाना पड़ेगा। कि सर नेहा बैठकर कुछ देर के लिए राजेश और नीलू के पास चला गया। डॉक्टर ने बताया कई बार बच्चे मन के गर्भ में 9 महीने की नहीं रहते, कुछ बच्चे प्री मैच्योर ही पैदा हो जाते हैं। नीलू की भी यही स्थिति हो रही थी। डॉक्टर बोला, हमको कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। राजेश और सुशीला देवी दोनों परेशान हो रहे थे कि बच्चे का जन्म समय से पहले क्यों हो रहा है, हमने तो हर बात का ध्यान रखा। सुशीला देवी बोली, नहीं राजेश, हम उसके खाने पीने का ध्यान रख रहे थे, लेकिन उसकी मनोदशा को नहीं समझ रही थे। रूप के यहाँ आते जाते समय नीलू काफी तनाव में थी, अपनी बहनों को लेकर हमेशा चिंता में रहती थी और अब अपनी बहन के जीवन में इतने दुखों को देखकर कहीं ना कहीं वो चिंता कर रही थी। ऊपर से हरी की शादी और चंचल की माँ का सारे परिवार को परेशान करना, हरी की शादी कर जो सरप्राइज देना था, इस बात को भी संभालने में उसे काफी समय लिया। देखा जाए तो नीला ने इस वक्त काफी उतार चढ़ाव देखे और हर वक्त अपने पिता का साथ दिया है। मैं तो एक बार सोचती हूँ, राजेश नील उत्सव का भला करती है, ईश्वर इसको भी बहुत सुख दे। सुशील जी बोली, सही बात तो ये है राजेश, हम तो ध्यान रख रहे थे, लेकिन उसके जीवन में जो परेशानियां आ रही थी उसे हम उसे दूर नहीं रख पाए।
कारण यही प्री मैच्योर बच्चे को जन्म दे रहा है। दोनों बाहर बैठे बातें कर रहे थे। तभी डॉक्टर ने आके बताया कि नीला ने जो बेटे को जन्म दिया है बहुत हिम्मत वाली है। इतनी बुरी कंडीशन में भी उसने खुद को संभाले हुए हिम्मत से हमारा साथ दिया और उसकी हिम्मत की वजह से ही हम नॉर्मल डिलीवरी करवाने में कामयाब हो पाए। डॉक्टर बोला, माताजी आपकी बहू में बहुत पेशेंस वाली है। कुछ देर बाद आप लोग जाकर बच्चों से मिल सकते हैं क्योंकि बच्चा कमजोर है और समय से पहले जिन बच्चों का जन्म होता है उनको कुछ दिन हम डॉक्टर की देखभाल में रहना पड़ता है। दूसरे पोती की खबर सुनकर सुशीला देवी बहुत खुश नजर आ रही थी, लेकिन राजेश कुछ खुश नजर नहीं आ रहा था क्योंकि उसने तो कहीं ना कहीं एक बेटी का सपना देखा था और एक बेटे के आने से जो वो कुछ खुश नहीं था क्योंकि अब उसका परिवार बेटी के आने से पूरा हो जाता जो अब अधूरा रह गया था। किशन अपने जीजू को बुलाने के लिए उनके पास आया और बताया कि गुड़िया के पैर में प्लास्टर चढ़ गया है, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं। अभी सुशीला देवी ने मुस्कुराते हुए कहा कि सन तुम तो दोबारा मामा बन गए, तुम्हारा भांजा आया है, तुम्हारी दीदी ने बेटे को जन्म दिया। बड़ी खुशी के साथ अपनी दीदी के पास मिलने चला गया। राजेश डॉक्टर के पास पहुंचा। गुड़िया के पैर का प्लास्टर चढ़ चुका था। उसी व्हीलचेयर पर बिठाकर सुशील जी के पास बैठकर नीला के पास गया। नीलू बेसित पड़ी थी। नर्स ने कहा, कुछ देर बाद होश आ जाए, आप चिंता मत कीजिए। एक बच्चे को जन्म देने के बाद नारी का दूसरा जन्म होता है, तब जाकर मां बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। राजेश ने पूछा, क्या मैं बच्चों को देख सकता हूं? तो नर्स ने कहा, जी बिल्कुल, इस कमरे से आगे कैमरा नंबर 10 बच्चों की नर्सरी वार्ड में बना हुआ है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। राजेश कमरे के बाहर कमरा नंबर 10 की ओर बढ़ गया। कमरे के अंदर जाकर देखा तो बहुत सारे बच्चे शीशे के बॉक्स में सोए हुए थे। कुछ मशीन यंत्र उसे बॉक्स के आसपास लगे हुए थे। वहां एक नर्स बैठी हुई थी। उसने जो अपने बच्चों के बारे में उससे पूछा तो उसने बताया कि वो सामने वाला बॉक्स में आपका बच्चा है, अभी प्री मैच्योर बेबी है, इसलिए कुछ दिन हो गो इन आईसीयू में ही रखेंगे, इस जल्दी नॉर्मल और स्वस्थ हो जाएगा। राजेश ने पूछा, मैडम बच्चा स्वस्थ हुआ है ना? नर्स ने बताया कि देखो, समय से पहले जन्म लेने के कारण उसे कुछ दिन इस मशीन के अंदर रखा जाए जिससे वो जल्दी स्वस्थ हो जाएगा। राजेश ने नर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कहा और कि मुझे इन सब बातों की जानकारी नहीं थी। मुझे लगा था कि शायद मेरा बच्चा बहुत बड़े खतरे में है, इसलिए आपने उसको ऐसे रखा है, नहीं तो बच्चा पैदा होते ही मन की गोद में सगुन महसूस करता है। नर्स ने कहा, कुछ दिन की बात है, कुछ दिन बाद आप अपने बच्चों को घर लेकर जा सकते हैं। बाहरी बीमारियों से बचने के लिए हम उसको स्ट्रांग बना रहे हैं। समय से पहले जन्म लेने के कारण कुछ अंग पूरे नहीं बन पाते हैं, इसलिए इन्हें डॉक्टर अपनी निगरानी में रखते हैं। सुशीला देवी नीलू के पास बैठी हुई थी। नीलू को होश आ गया था। नीलू को उन्होंने चाय और बिस्कुट दिया, आराम करने के लिए बोल दिया। बेटे की खबर उनका नीलू तो खुश थी, लेकिन राजेश के बारे में सोचकर उसे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि राजेश तो हर वक्त बेटी होने की प्रार्थना कर रहा था। सुशीला देवी तो घर वापस नहीं आई, नीलू के पास ही रुक गई थी, लेकिन राजेश को थोड़ा सामान लेकर आने के लिए बोल दिया था और गुड़िया को उसकी माँ के पास छोड़कर कुछ दिनों के लिए अपने ऑफिस से छुट्टी लेने को कहा था। अगली सुबह सुशीला देवी ने सभी को फोन करते हुए ये खुशखबरी सुनाई। कुसुम खुशखबरी सुनकर परेशान हो गई। उसे तो ये लगा था कि वो एक और हिस्सेदारी आ गया। नीलू के दूसरे बेटे की खबर ने कुसुम को बहुत सोचने पर मजबूर कर दिया और वो निर्णय ले चुकी थी। अपना हिस्सा लेकर वो अपना अलग घर बनाएगी। उधर नीला ने अपने बेटे को पहली बार देखा, कितना प्यार लग रहा था। राजेश ने कहा, तुम पर गया है, देखो इसकी आंखें तुम्हारी जैसी है, रंग कितना गोरा है, ये तो तुम्हारी कार्बन कॉपी है। नीलू बोली, अरे नहीं नहीं देखा,
इसकी नाक तुम्हारे जैसी है, राजेश बोला। फिर तो यह मेरी तरह नखरे दिखाने वाला होगा। नीलू ने कहा, अगर तुम्हारी तरह हुआ तो चलेगा, बस मेरी तरह शरीफ नहीं होना चाहिए। ये सुनकर राजेश हंसने लगा और बोला, अच्छा अपने रूम में चलो, बच्चों के पास ज्यादा देर रुकने की परमिशन नहीं है। दोनों अपने बेटे को देखकर खुश थे क्योंकि जन्म के बाद नीलू ने पहली बार अपने बेटे को देखा था। कुछ दिनों बाद माँ और बेटा दोनों सही सलामत घर वापस आ गए। हॉस्पिटल से राजेश ने सबका मुंह मीठा कराया और सभी को सगुन दे दिया था। घर पहुंचकर देखा तो घर के बाहर किन्नर बैठे हुए थे, बधाई मांग रहे थे। जी बाबू को दूसरा बेटा हुआ है, बधाई तो बनती है और इस बात को हम मोटा शगुन लेकर जाएंगे। इस बार तो सुशीला देवी अपने पोते और बेटा और बहू की आरती उतारकर तिलक लगाकर फूलों की बौछार करते हुए गृह प्रवेश कराया। उसके बाद नीलू और बच्चे आंगन में कुर्सी पर बैठा दिया था और कीनन ने गाना बजाना शुरू कर दिया था। सरस्वती देवी को श्याम बाबू भी बच्चों के गृह प्रवेश के आयोजन के साथ शामिल होने आए थे। आसपास के सभी लोगों ने बच्चों को आशीर्वाद देते हुए कुछ रूपों की बार फिर करके कीनन को दे दिए। श्याम बाबू ने जाने कितनी बार अपने नाती के ऊपर से रुपए वार कर उनकी तारों को दिए थे। सुशीला देवी ने भी कपड़े, खाने का सामान और मुंह मांगा शगुन देकर उन्हें विदा किया। नीला ने अपने ऑफिस से 3 महीने का अवकाश ले लिया था। बिमला वैसे तो सारे काम बहुत अच्छे से कर रही थी, लेकिन बेटी के पैर में फ्रैक्चर होने की वजह से उसे पर भी ध्यान देना पड़ रहा था। नीला ने अपनी सासू माँ से पूछा, मम्मी जी अगर काम बढ़ गया है तो कुछ दिनों के लिए चंचल को बुला लेते हैं, हमारी मदद कर देगी। सुशीला देवी ने कहा, नहीं नीलू, उसे वहीं रहने दो, यहाँ का काम मैं और विमल दोनों संभाल लेंगे, क्योंकि सुशीला देवी की चंचल के है भाव से उसे भली भांति समझ चुकी थी और वह नहीं चाहती थी कि उनकी बहू नीलू बहु सीधी है और वह अपनी भाभी की चाल जी कभी समझ नहीं पाएगी। सुशील जी सो रही थी। ईश्वर, क्या नीलू को परेशान करने के लिए कुसुम कम थी जो चंचल देवी को भी उसने उसके पास भेज दिया। सुशीला देवी अभी सो ही रही थी कि काश इनके घर में भी कोई अच्छी बहू आ जाती तो कितना अच्छा होता। बेचारे श्याम बाबू और सरस्वती दोनों ही कितने अच्छे स्वभाव के हैं और बहू दे को पूरी नौटंकी बाज मिल गई है। अब तो भगवान ही भला करे। कुसुम भी बधाई देने के लिए मुंबई से आई थी। नील और बच्चों को आशीर्वाद देते हुए बोली, अगर लड़की हो जाती तो कम से कम तीनों भाइयों को राखी बांधने के लिए बहन बन जाती। चलो अब क्या कर सकते हैं, अब चारों भाई हैं। मेरे भाग्य में भी बेटी नहीं थी और तुम्हारे में भी नहीं है। सबसेला देवी ने कहा, कुसुम, रिश्ते प्यार से बनते हैं और कुछ रिश्ते अपनेपन से, निस्वार्थ भाव से बने जाते हैं। अब देखो, बिमला की बेटी को भी हम अपनी बेटी के समान ही प्यार करते हैं। वो भी नीलांश को राखी बांधती है तो अब इस छूटको को भी बांध दिया करेगी। अविनाश और अनिरुद्ध को तुम्हारी भतीजी बांध देती है, वो भी तुम उनकी बहन ही है ना। जब रिश्ते अच्छे से निभाए जाते हैं तो कच्चे धागों में बंधे रिश्ते पक्के रंग के हो जाते हैं। इसलिए कुसुम, रिश्ते जन्म के अलावा आपसी मेलजोल और सहयोग से भी बनते हैं। आप किसी के साथ अपनापन रखते हो तो वो भी आपको अपने पैन से प्यार और स्नेह देता है। ये सुनकर कुसुम चुप हो गई। अपना लाया हुआ सामान नीलू को दिखाने लगी। नीलू ने भी सभी सामान बड़े समान सम्मान के साथ लेकर कुसुम भाभी को अपने अलमारी में रखने को कह दिया। जैसे ही कम अलमारी खोली, पूरी अलमारी महंगी महंगी साड़ियाँ और से भरी हुई थी। अलमारी में इतनी खूबसूरत साड़ियाँ देखकर कुसुम को चिदान होने लगी, क्योंकि कुसुम के दोनों बच्चों की पढ़ाई में बहुत पैसा लग रहा था और जब से छोटा बेटा बेंगलोर गया था तो खर्चा बहुत बढ़ गया था। दोनों बेटे अलग अलग जगह से अपनी पढ़ाई कर रहे थे। उनके रहने, खाने पीने और आने जाने का खर्चा, कॉलेज की असाइनमेंट और फोटो स्टेट, ना जाने कितने नए नए खर्च शुरू हो गए थे। लेकिन कुसुम इतनी सी बात भी नहीं समझ पा रही थी कि
नीला और राजेश तो शुरू से नौकरी कर रहे हैं और उनके बच्चे कितने वर्षों बाद हुए हैं और अभी उनके बच्चों के खर्चे बहुत कम है और नीलू को अपने साथ ससुर के साथ रहने का फायदा भी मिल रहा है। अगर वो अपने परिवार में मिलकर रहती है तो उसे भी सारी सुविधाएं मिलती हैं और बच्चों की पढ़ाई में होने वाले खर्च में परिवार का सहयोग मिलता है। लेकिन कुछ लोग खुद ही ज्यादा होशियार सोचते हैं। कुसुम उन्हीं लोगों में से एक थी। तभी विमला ने कुसुम से कहा, भाभी कोई बाहर आपसे मिलने आया है। कुसुम ने पूछा, कौन आया है, कुछ तो नाम होगा। विमला ने कहा, भाभी मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें अंदर आने को कहा है तो उन्होंने मना कर दिया। आपका नाम लेखाकार बाहर आने को बोला है। कुसुम ने बिमला की बात सुनकर वो उठकर बाहर जाने लगी कि देखूं तो आखिर कौन आया है जो मुझे बुला रहा है, कम दरवाजा खोल कर देखना। तो तुरंत बाहर निकाल कर दरवाजा बाहर से बंद कर दिया, क्योंकि सामने प्रॉपर्टी डीलर खड़ा था जो उसे मकान को देखने और उसकी कीमत का अंदाजा लगाने आया था। कुसुम ने उसे बताया भी था कि जब वह खुद उसे फोन करेगी तब आना, लेकिन बिना बताए आकर उसने कुसुम के लिए परेशानी खड़ी कर दी थी। उसने उसे बाहर से ही यह कहकर वापस कर दिया कि जिस दिन मैं फोन करूंगी उसी दिन आना, ऐसे बार बार घर के चक्कर नहीं लगना, और मन कर दिया था कि घर के चक्कर लगाओगे तो शक हो जाएगा। अगर घर में किसी को भी पता चल गया तो मैं इस मकान की कीमत का अंदाजा लगता रही हूँ तो मकान मिलने से पहले ही मेरे हाथों से निकल जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर बोला, मैडम यह मकान मैंने देखा हुआ है, इसकी कीमत का अंदाजा भी मुझे है। यह मकान तो मैडम प्राइम लोकेशन में है, इससे तो आपको बहुत ही बढ़िया दाम मिलेंगे। बस जब आपको बेचना हो तो मेहरबानी से मुझे याद कर लेना, किसी और डीलर को बीच में डालने की कोई जरूरत नहीं है। सारा सौदा मैं ही करवा दूंगा। कुसुम बोली, तुम अभी इसी वापस जाओ, किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। कुसुम बोली, जब मैं बुलाऊं तब आना, इससे पहले मकान के आसपास भी नजर मत आना। प्रॉपर्टी डीलर बहुत होशियार आदमी था। कुसुम की बातों से अदा अंदाजा लगा चुका था कि बनाता और सुशीला देवी की इजाजत के बिना उनकी बहू मकान बेचना चाहती है। लेकिन प्रॉपर्टी डीलर को यह मकान बहुत पहले पसंद था। लेकिन जब भी संभावनाथ जी ने साफ शब्दों में कहा कि उन्होंने यह मकान बेचने के लिए नहीं, अपने बच्चों के रहने के लिए बनाया है, तो उसी वक्त वो चुप होकर वापस चला गया था। लेकिन इस मकान को बिकने का इंतजार में बरसों से कर रहा था। जब कुसुम ने उनके ऑफिस में आकर इस मकान की कीमत जानने की कोशिश की तो उसने ऐसी कह दिया था कि वो देखकर बताया। उसे प्रॉपर्टी डीलर की तो बहुत समय से इस मकान पर नजर थी। जिस तरह से शहर में आबादी बढ़ रही है, शहर में जगह की कमी थी। बड़े बड़े बंगले, कोठियां, सुंदर बड़े बड़े हवादार कमरे और घर के अंदर सुंदर गार्डन अब लोगों को हर जगह कमी की वजह से बने बंद कर दिए थे। विशंबाई नाथ जी के मकान में चारों तरफ कमरों की खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती थी, जैसे घर गर्मियों में भी ठंडा रहता था। कलर और एक आसानी से लगाया जा सकते थे, क्योंकि चारों तरफ की बाउंड्री होने के बाद मकान बीच में बनाया गया था। क्योंकि चारों तरफ की बाउंड्री होने के बाद जिसके कारण उसे घर में कभी सीलन नहीं आती थी, क्योंकि आसपास के किसी भी घर की दीवार उनके दीवार से नहीं जुड़ी हुई थी। क्योंकि नाथ जी खुद इंजीनियर थे और अपने घर का नक्शा उन्होंने अपने हाथों से बनाया था। चारों तरफ ऊंचे वृक्षों से हमेशा घर पर छाया बनी रहती थी। सर्दियों में सबसे ऊपर छत पर बैठने की व्यवस्था की गई थी। घर के सामने गार्डन, सर्दियों में भी सुनहरी धूप आई थी। विशामनाथ जी तो पूरी सर्दी उसे गार्डन में ही बिता देते थे। वहीं बैठकर चाय नाश्ता, जहां तक कि शाम की चाय भी वहीं बैठकर पीते थे। 1000 गज में उनका अपना पूरा मकान बना हुआ था, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा गार्डन घर के अंदर बनाया था। जिस समय वो मकान बनाता उसे वक्त लोग इस मकान का नक्शा देखकर डर डर से लोग आते थे। उसे दौर में यह मकान सबसे आधुनिक मकान में गिना जाता था।
हवादार कमरे, बाहर सुंदर बगीचा, ऊपर से भी सुंदर कमरे, अटैच बाथरूम यानी सुख सुविधाओं का परिपूर्ण बांग्ला था। प्रॉपर्टी डीलर तो सारी बातें सोचकर मन ही मन खुश हो रहा था, क्योंकि उसके पास तो इस मकान को खरीदने के लिए पहले से ही खरीदार तैयार था, जो मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार था। ऐसी खूबसूरत घर को अब लोगों ने बनाने ही बंद कर दिए। प्रॉपर्टी डीलर सोच रहा था, इस मकान को बेचने में तो बहुत अच्छा कमीशन उसे मिले। जब कुसुम अंदर आए तो नीलू ने पूछा, भाभी कौन आया था? तो कुसुम ने कहा, तुम्हारे भैया को पूछने कोई आया था कि क्या वह मेरे साथ आए हैं? तो मैं बोल दिया नहीं, मैं अकेले ही राजेश के बेटे को देखने आई हूँ। तो नीलू ने कहा, अच्छा। नीलू बोली, ब्रजेश भैया से मिलने कोई ना कोई आता रहता है। ब्रजेश भैया असल में बचपन से यही रहे हैं, पढ़ाई लिखाई, कॉलेज, नौकरी भी यही लग गई थी, तो सारे जानकारी, उनके दोस्त सब यही रहते हैं। विमला ने चोरी से कुसुम और प्रॉपर्टी डीलर की सारी बातें सुन ली थी, और अपने मालकिन सुशीला देवी की वफादार जो उसने नौकरानी ने, इसलिए उसने सारी बातें सिलसिला देवी को बता भी दी थी। सुशीला देवी बोली, विमल तुम घबराओ मत, मकान मेरे नाम है और मेरी इजाजत के बिना कोई इस मकान को नहीं बेच सकता। फिर कुसुम की क्या बिसात है, उसे बोलने दो, वो तो हमेशा से ऐसी हरकतें करती आई है। लेकिन तुमने बहुत अच्छा किया जो उसके मंसूबे मुझे पहले ही बता दिए। अब सुशीला देवी माँ में विचार विमर्श करने लगी कि अभी अपने इस मुद्दे को कैसे सुलझाया जाए, क्योंकि उन्हें कुसुम का स्वभाव पता था। अगर उसे एक बार किसी बात की रात लग जाए तो वह अपनी बात मनवा बिना वो उसे बात से पीछा नहीं छोड़ती थी। और ऑस्ट्रेलिया में उधर सरोज जी ने अपनी बेटी के यहाँ सब कुछ संभाल लिया था और खुद अपनी बेटी की अल कर रही थी। डॉक्टर के हिसाब से शिवानी में धीरे धीरे सुधार हो रहा था, क्योंकि वो होश में आ चुकी थी। अपनी माँ को अपने इतने नजदीक पाकर उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे, लेकिन उठ पानी में अभी भी वो असमर्थ थी। माँ ने अपने हाथों से उसके आंसू पोंछे और कहा, मेरी लाडो सब ठीक हो जाएगा, देख मैं तेरे पास आ गई हूँ। लेकिन बहुत कोशिश के बाद शिवानी बोल नहीं पाई, लेकिन शिवानी के चेहरे से उसके ना बोल पाने की असमर्थता साफ झलक रही थी। डॉक्टर इस मूवमेंट को सकारात्मक मान रहे थे, क्योंकि कई बार पेशेंट जब खुद से कोशिश करता है तो वो जल्दी रिकवरी कर लेता है। और अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने देखकर शिवानी के मन में फिर से जीने की छह जाग उठी थी। चेहरे से मुस्कुराकर अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही थी। उसके पापा को उसकी आंखों खोज रही थी, लेकिन ना बोल पाने के कारण वह अपनी बात समझने में असमर्थ थी। कोई सवाल जवाब नहीं कर पा रही थी, बस ना आंखों से अपनी माँ को देख रही थी। सरोज जी उसका हाथ अपने हाथों में रगड़ रगड़ कर उसे अपने होने का एहसास कर रही थी। और डॉक्टर स्नेहा ने ऋषि को बताया कि आपकी पत्नी का दिमाग अभी स्वस्थ और क्रियाशील है, क्योंकि वो लोगों को पहचान रही है। होश में आने के बाद तो हमारी उम्मीद और बढ़ गई है। शायद उनके भीतर जिंदगी जीने की चाहत बढ़ गई है। बाकी दुनिया में तो चमत्कार होते रहते हैं। ईश्वर कब किसी ठीक कर दे और कब अपाहिज बना दे, ये बात तो कोई इंसान नहीं जान पाया है। डॉक्टर ने कहा, आई होप सो शिवानी जल्दी रिकवर करना शुरू कर दे। मुझे उसकी बॉडी से होने वाले छोटे छोटे रिएक्शन भी मेरा हौसला बढ़ा देते हैं कि शायद शिवानी जल्दी स्वस्थ हो जाए। डॉक्टर स्नेहा बोली, ऋषि की उम्मीद पर दुनिया कायम है और हम भी उम्मीद ही कर सकते हैं। बाकी ट्रीटमेंट तो हम सबसे बेस्ट ही दे रहे हैं। उधर नीला की मम्मी सरस्वती अपनी बहू चंचल से बहुत परेशान हो चुकी थी। चंचल की सच्चाई वह किसी को भी बात भी नहीं सकती थी। उसके अतिरिक्त चरित्र के आगे वह हार चुकी थी और उसके बेटे को कितना परेशान वह कर रही थी, ये सच्चाई वह किसी को बता भी नहीं सकती थी। अब तो हरी भी उसे परेशान आ चुका था। रोज रोज की कला से हरी का मन भी दुखी होने लगा था। वो शराब की बुरी लत में भी फंस चुका था। जैसे ही घर पर आता उसकी पत्नी चंचल उसे रोज धमकी देती, या तो उसे गांव की जमीन बेचकर कोई काम धंधा शुरू करो,
मुझे यहाँ तुम्हारे बाप के साथ नहीं रहना है। मैं यह नौकरानी बनने के लिए नहीं आई हूँ, क्योंकि चंचल को जैसा नाम था वैसे ही स्वभाव था। जब तक वो पूरे गांव में घूम नहीं लेती थी, उसकी तो रोटी हजम नहीं होती थी। हर किसी व्यक्ति से मजाक करना उसका स्वभाव था। सारा दिन गांव में इधर उधर घूमते ही वक्त गुजार देती थी। और अब जब से वो हरी के साथ शहर आई थी तो एक घर के अंदर कैद हो गई थी। चंचल को सारा दिन घर में रहना और घर के कामों को करना बिल्कुल पसंद नहीं था। गली मोहल्ले में किस ज्यादा बात करने पर हरी गुस्सा होना शुरू हो जाता था, क्योंकि हरी को उसकी हरकतों के बारे में पता था कि गांव के सारे लड़कों को कैसे अपने प्यार के जाल में फंसने के लिए तैयार रहती थी। हरी ने तो सिर्फ ये सोचकर शादी की थी कि तूजी ने कहा था कि वो जमीन उसे और उसकी शादी के बाद ही मिल सकती है और वो उसका सारा कर्जा माफ कर देंगे। कर्ज माफ करवाने के लालच में हरी ने ये समझौता सभी कार्य किया था। चंचल से शादी ताऊ जी के कहने पर की थी, नहीं तो हरी भी चंचल के रंग रंगीले स्वभाव से वाकिफ था। चंचल और उसकी माँ के किस सारे गांव में मशहूर थे और उसको चाहने वाले कितने लड़के उसके आसपास चक्कर लगाते रहते थे, ये तो वो खुद अपनी आंखों से देख चुका था। लेकिन एक झूठ को छुपाने के लिए जैसे 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं, यही हाल ही का था। अपने पिता से एक झूठ बोलने पर अब उसने 1000 झूठ बोलने पड़े थे। लेकिन पिता से झूठ बोलता रहा कि गांव में काम कर रहा है, लेकिन वो वहां का उदाहरण लेकर ऐश करता रहा। गांव के बाहर थिएटर में फिल्म देखने का शौक उसका पुराना था। हरी ताश के पट्टियों में जो पैसे बनाने के चक्कर में बहुत पैसा उड़ा देता था और वो धीरे धीरे कर्जदार होता चला गया। हरी खाने पीने में इतने पैसे उड़ा देता था कि जितने दिन वो वहां रहा, दिन में गांव के बाहर ढाबे पर ही खाना खाता था। आज अपने बुरे कर्मों की सजा भुगत रहा था। जैसे ही क्या कहता का भी तो किसी से नहीं सकता था। जैसे कि चंचल की सच्चाई उसे पता थी, वैसे चंचल को भी उसकी सारी सच्चाई पता थी। दोनों की जोड़ी ऐसी थी, एक अंधा एक कौड़ी राम मिलाई जोड़ी। सरस्वती के सामने तो चंचल कुछ भी खाने में शर्म नहीं करती थी। बड़ी बेशर्मी से हर काम को मना कर दिया करती, लेकिन बाहर वालों के सामने तो बहुत सीधी साधी बनकर रहती थी। लेकिन घर के अंदर में शेरनी बनकर रहती थी। कुछ काम बता दो तो उसको जैसे मौत पड़ जाती थी। और जब से उसकी माँ उसे मिलने आई थी तब से वो अपने घर वापस जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। सरस्वती दोनों माँ बेटी की जो सेवा कर रही थी। सरस्वती बुरी तरह हताश हो चुकी थी। अगर वो नीलू से कुछ कहती है तो नीलू उसकी बात पर विश्वास नहीं करती थी। नीलू यही कहती, मम्मी तुम तो हमारे पीछे ऐसे ही पड़ी रहती थी, अब ये तो पराए घर से आई है, इसको तो बेटी बनाकर रख लो। कितनी प्यारी और मासूम है, अभी इसकी उम्र कम है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी सारा काम करना सीख जाएगी। बेटी के मुंह से यह बातें सुनकर सरस्वती हमेशा चुप हो जाती थी। अब तो सरस्वती ने कुछ कहना ही छोड़ दिया था। सरस्वती ने सोच लिया था कि उसके भाग्य में बुढ़ापे में काम करना लिखा है, तो वो कहावत सुनी है ना, जवानी जवानी में बेटियों की महारानी बुढ़ापे में भरेगी पानी। ठीक यही स्थिति इस समय सरस्वती की चल रही थी। नीलू, रूपा देवी तीनों बेटियों के घर में होते हुए सरस्वती ने घर के काम में सहयोग देना कम कर दिया था। धीरे धीरे सभी को घर के काम में निपुण बनाने के लिए शुरुआत में काम करवाना शुरू कर दिया था, ताकि वो अपने घर जाकर अपने घर परिवार को अच्छे से संभालता सीख जाए। पहले सारा काम नील और सरस्वती संभाल लेती थी, फिर रूप और देवी ने संभाल लिया। बेटियों के होते हुए उसे बहुत आराम मिल जाता था, लेकिन इस बहू के आने के बाद तो उसे एक पल भी कभी आराम नहीं मिला। किसी बात किसी काम को वो सरस्वती बल देती तो बहू चंचल साफ इनकार कर देती थी। सुनो मम्मी जी, मुझे नहीं होगा, मुझे अपने अपने घर में गीत कभी इतना काम नहीं करना पड़ा जितना काम मैं ये ससुराल में आकर कर रही हूँ। मम्मी जी, मुझे ज्यादा काम करने की आदत बिल्कुल नहीं है।
आप कोई नौकरानी क्यों नहीं रख लेती हो? नीलू दीदी की ससुराल में भी तो नौकरानी ही रखी हुई है। वायदे को रूपा दीदी उनके यहाँ भी नौकरानी है। यहाँ तक कि देवी दीदी के यहाँ तो मैंने सुना है बहुत सारे नौकर काम करते हैं। चंचल रोते हुए बोली, ईश्वर ने मेरी किस्मत ही खोती लिखी है। मुझे ऐसे घर में बहू बना दिया। बहू रानी नहीं, नौकरानी बनकर आई हूँ मैं यहाँ। चंचल की ऐसी बातें सुनकर सरस्वती ने उससे बहस करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि सरस्वती को हैरानी तब होती थी चंचल जब सरस्वती को उल्टा जवाब देती थी तो उसकी माँ उसे एक बार भी नहीं डांटती थी और ना ही उसे ऐसा करने को बोलती थी कि ये गलत है, और गलत करने के लिए भी मन नहीं करती थी। सरस्वती सोचती शायद चंचल की माँ ने उसे काम करने के अलावा कुछ काम और सिखा दिया होता, लेकिन घर का काम और बड़ों से कैसे बात की जाती है, जन की माँ तो ये सिखाना ही भूल गई थी। सरस्वती ने घर का सारा काम खुद करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण वो थोड़ा बीमार रहने लगी थी, बहुत ज्यादा था, और चिंता के कारण सरस्वती का बीपी हाई रहने लगा था। शुगर की बीमारी भी उसे लग गई थी, जिसके कारण वो प्रतिदिन कमजोर होती जा रही थी। नीलू भी अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत ज्यादा व्यस्त रहने लगी थी, जिसके कारण उसे अपने पीहर आने का समय अब थोड़ा काम ही मिल पा रहा था, क्योंकि अब वो थोड़ी निश्चित हो गई थी। मम्मी के पास अब उनकी बहू है जो उनका ध्यान रखती है। अब उसे अपने परिवार पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। दोनों बच्चे पढ़ने जाने लगे थे। दोनों को संभालने में सारा दिन कैसे गुजर जाता था पता ही नहीं चलता था। कब सुबह से शाम हो गई। घर, परिवार और बच्चों और ऑफिस के कामों में सारा दिन गुजर जाता था। उधर सुशीला देवी मानी मन चिंतित रहने लगी थी कि कुसुम ने अभी तक कोई कदम न क्यों नहीं उठाया। क्यों करने वाली है कम, क्योंकि सुशीला देवी कुसुम के कुटिल स्वभाव से पूरी तरह परिचित थी, लेकिन इस बार उसे गए हुए बहुत समय गुजर गया था, लेकिन अब तक उसने कोई भी कम नहीं उठाया था। कम चुप बैठने वालों में से तो थी नहीं। उसकी योजना उसके दिमाग में चलती रहती थी और वो उसे पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती थी। उसे शीला देवी जानती थी कि कुसुम बहु जिद्दी स्वभाव की है और अगर उसने इस घर को बेचने के बारे में सोच लिया है तो वो ये घर को 2 हिस्से में बता कर रहेगी। कुसुम की चालबाजी से वैसे तो सुशील जी भी बहुत और नीलू को बचाती आई थी। वो तो उसे जानती थी कि ये चालबाज और धोखेबाज है, लेकिन घर बचाने वाली बात भी बहुत चिंतित रहने लगी थी। कुसुम को जब भी बात होती थी तो वो बड़े प्यार से बात करती थी, तो शीला देवी ने कई बार सोच अपने पति को अपनी चिंता बता दे, लेकिन वो ये सोचकर चुप रह जाती कि उनके पति को ये बात जानकर बहुत दुख होगा, लेकिन होने को कोई टाल नहीं सकता। जो होना होता निश्चित हो चुका होता है और वो होकर ही रहता है। खैर, समय तो गुजर ही जाता है, कभी खुशी और कभी चिंता करते हुए सुशील जी अपने सोच विचार में डूबे हुए अपने काम में लगी हुई थी। नीलू आज ऑफिस से जल्दी आ गई थी, क्योंकि वो रोज मम्मी जी के चेहरे से अनुमान लगा रही थी कि वो किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन शायद किसी के सामने अपने माँ का बोझ हल्का नहीं करना चाहती। किसी बात को लेकर वो चिंतित हो रही हैं और भीतर ही भीतर उन्हें चिंता खाए जा रही है। नीलू ने देखा पापा जी अपने कमरे में सो रहे थे, मम्मी रसोई में थी। नीलू ने कहा, मम्मी आप अंदर जाकर बैठो, मैं हम दोनों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। सुशीला देवी ने पूछा, अरे आज तो जल्दी कैसे आ गई? अभी तो बच्चे भी नहीं आए हैं, तुम कैसे आ गई? तबीयत तो ठीक है? सब ठीक है ना? नीलू मुस्कुराते हुए बोली, बस इसलिए आज मैं ऑफिस से हाफ डे लेकर आ गई। मम्मी जी, कितने दिन से मैं देख रही हूँ कि आप किसी बात को लेकर परेशान हो रही हैं। नीलू बोली, मम्मी जी आप हम सभी की कितनी चिंता करती हो, लेकिन अपना ध्यान कभी नहीं रखती हो, अपने की बात किसी को नहीं बताती हो, इसलिए आज मैं स्पेशल समय निकालकर आपके मन की बात जानने आई हूँ। क्या आपको किस बात की चिंता सता रही है? राजेश और मेरी दोनों की इनकम भी पहले से अच्छी हो गई है।
घर बन गया है कर घर के बाहर खड़ी है। ईश्वर ने आपकी बहू की गोद भर दी है। 2 इतने प्यारे पोते आपके साथ रहते हैं। इसके बाद क्या चिंता है जो आपके चेहरे पर हमेशा दिखाई देती है। नीलू हंसते हुए बोली, और मम्मी जी अब तो कड़वी बातें बोलने वाली हमारी कुसुम भाभी भी हमारे साथ नहीं रहती है। बात करते करते नीलू ने चाय तैयार कर ली और कमरे में दोनों बैठकर बातें करने लगी। दोनों की आवाज सुनकर विशंबरनाथ जी उठ गए थे। सुशीला देवी ने कहा, नीलू मैं बहुत दिनों से तुम्हारे पापा को एक बात बताने के लिए अपने मन में सोच विचार कर रही थी, लेकिन कर नहीं पा रही थी। क्या करूं, बात यह ऐसी है जब ये बात मुझे पता चली है, दिल का चैन और रातों की नींद हराम हो गई है। नीलू बोली, अरे मम्मी जी ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताइए। सुशील जी ने नीलू को सारी बात बता दी। नीलू सिकर हैरान हो गई कि कुसुम भाभी प्रॉपर्टी डीलर के साथ मिलकर मकान को बेचने की योजना बना रही हैं, और वो मम्मी जी से भी बिना पूछे। नीलू ने कहा, मम्मी जी बताओ यह मकान किसके नाम है। सुशील जी बोली, मेरे नाम है और इस मकान की रजिस्ट्री भी आपके पास है। फिर क्यों आप चिंता कर रही हो, आपकी मर्जी के बिना कुसुम भाभी कुछ भी नहीं कर सकती है। सुशीला देवी बोली, लेकिन कुसुम अपना हिस्सा तो मांग सकती हैं, है ना। कमरे के बाहर बैठे विशंभानाथ जी ने सारी बातें सुन रहे थे। ये सुनकर उनके हृदय में जो बहुत ही दुख उठा और वह गुस्से में आग बबूला हो गए कि आखिर यह ब्रजेश अपनी पत्नी को समझता क्यों नहीं है। उन्होंने सारी बातें सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सोचने लगे, जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दोस्त किसको दे, लेकिन अपनी पत्नी को वो और दुखी नहीं करना चाहते थे और अपने परिवार की इतने बरसों से बनी हुई इज्जत को मिट्टी में मिलते हुए नहीं देखना चाहते थे, क्योंकि दिसंबर नाथ जी का शहर में बहुत मान सम्मान और प्रतिष्ठा बनी हुई थी। सभी लोग उनकी बहुत ही इज्जत करते थे। उसी समय किसी व्यक्ति का अपना मकान बेचना या गांव की जमीन बेचना अच्छा नहीं माना जाता था, और बंटवारा तो बहुत ही दुखद घटना होती थी जो किसी भी परिवार को तोड़ देती थी और बुजुर्ग व्यक्तियों का जीना मुश्किल कर देती थी, क्योंकि जिन बुजुर्गों ने अपना पेट कट कट कर अपने खून पसीने की कमाई से एक ईंट जोड़कर अपना मकान बनाया होता है, जब बच्चे बंटवारे का नाम लेकर उसे मकान की एक एक ईंट को हिलाने के साथ साथ निजी खोदने लगते हैं, तो बुजुर्गों को अपनी मेहनत की कमाई से बनी विरासत को उजड़ते देखकर उनका हृदय दुखी से जो भर जाता है। बिस्मार जी को बहुत बुरा लग रहा था, जो बात उनके परिवार में अभी तक किसी को नहीं पता थी, लेकिन वो बात सारी शहर को पता थी, क्योंकि वो प्रॉपर्टी डीलर तो बहुत चालबाज आदमी था। उसने तो अब तक न जाने कितने बड़े बड़े लोगों को उनके मकान के बारे में बात भी दिया होगा कि बहुमान ही बंटवारा चाहती है। उनकी आंखों में खून उतर आया कि कम की इसी बेवकूफी ने मेरे जीते जी लोगों को मेरे मकान की कीमत लगाने का मौका दे दिया। वो चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में आकर अपने पलंग पर लेट गए। नीलू से बात करने के बाद सुशील जी खुद को हल्का महसूस कर रही थी। उसके मन में अब चिंता समाप्त हो गई थी और माँ की उलझन सुलझ गई थी, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं एक चुभन रह गई थी, जैसे कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, लेकिन उन्हें क्या पता था। अपने मन की बात कहकर उन्होंने अपना मन का बोझ तो कम कर लिया, लेकिन उन दोनों की बातें सुनकर उनके पति को बिना बताए सारी बातें पता चल गई। नील चाय के बर्तन लेकर वापस रसोई में रखना आ गई। सुशीला देवी कमरे में अपने पति को जगाने चली गई। देखा तो वो करवट लिए सो रहे हैं। सुशीला देवी वापस आंगन में जाकर कपड़े ये करने लगी। नीलू ने कहा, मम्मी जी आज मैं दोनों बच्चों को लेकर आता हूँ। मुझे देखकर दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे। तब तक आप विमला से कहना वह खाना तैयार रखें और आप कुछ देर आराम कर। हेलो, मैं दोनों बच्चों को स्कूल पहुंचकर सरप्राइज देता हूँ। नीलू अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूटी लेकर घर से बाहर निकल पड़ी और स्कूल के बाहर उनका इंतजार करने लगी। नीलांश और उनका छोटा भाई दोनों धीरे धीरे गेट के बाहर तक आ गए थे और अपने ऑटो वाले के पास जाने लगे।
तभी नीलू ने उन्हें आवाज दी और दोनों ने पीछे मुड़कर देखा और अपनी माँ को अपने पीछे खड़े देखकर दोनों भागते हुए उनके पास आ गए। नीलांश बोला, आप हमें लेने आए हो मामा? काश आप हमें रोज लेने आते तो कितना मजा आता। अपने ऑटो वाले अंकल को बाय कहकर धोना नीला की स्कूटी पर बैठ गए और घर की तरफ चल दिए। रास्ते में दोनों ने आइसक्रीम खाने की जिद की तो नीलू ने स्कूटी रोककर दोनों को आइसक्रीम दिलवा दी। दोनों आइसक्रीम खाते हुए बड़े मजे से माँ के साथ आ रहे थे और दिन भर की सारी बातें अपनी मम्मी को बता रही थी। नील उन्हें घर पहुँचते ही हॉर्न बजाया तो बिमला ने दरवाजा खोल दिया। जैसे ही स्कूटी अंदर खड़ी की दोनों बच्चे भागते हुए अपनी दादी के पास चले गए और बोले तो दादी आज तो बहुत मजा आ गया। हाँ, माँ के साथ हम आइसक्रीम खाते हुए आए हैं। सुशीला देवी ने दोनों बच्चों को प्यार करते हुए उनके कपड़े बदलने के लिए कहा और विमल को खाना लगाने के लिए भूल दिया। अभी राजेश भी लंच करने के लिए घर आ गया था। नीलू को देखकर राजेश बोला, अरे आज तुम घर पर कैसे हो? ऑफिस से जल्दी आ गई। क्या बात है, सब ठीक है ना? नीलू बोली, सब ठीक है राजेश, मैं तो वैसे ही ऑफिस से हाफ डे लेकर आई थी और बस खाना खाकर तुरंत ऑफिस भाग रही हूँ। तभी नीलांश ने आकर कहा, पापा आज तो मजाक गया। आज मम्मी हमें स्कूटर पर बैठक लेकर आई है और हमने आइसक्रीम भी खाई है। सुशीला देवी ने कहा, नीलांश जो अपने दादू को भी बुला लो, वो भी हमारे साथ खाना खा लेंगे। नील उन्हें पहले खाना खा लिया था क्योंकि उसे जल्दी वापस जाना था। राजेश, सुशीला देवी सब टेबल पर बैठे हुए बिशंबरनाथ जी के आने का इंतजार कर रहे थे। नीलू ने अपने स्कूटी बाहर निकालने के लिए स्टार्ट कर रखी थी। तभी नीला जोर से बोलता हुआ बाहर आया, मामा दादाजी उठ ही नहीं रहे हैं। सुशीला देवी और राजेश डाइनिंग टेबल से तुरंत उठकर अपने पापा के कमरे की ओर भाग गया। अंदर जाकर राजेश ने अपने पापा को जोर जोर से हिलाया लेकिन वो कुछ नहीं बोले। सुशीला देवी ने जब उन्हें हाथ लगाकर देखा तो हैरान रह गई क्योंकि उनका शरीर ठंडा पड़ चुका था। उनके तो प्राण पखेरु उड़ चुके थे। नीलू भी अपनी स्कूटी बाहर खड़ी कर अंदर देखने के लिए आ गई कि नीलम से ऐसा क्यों बोल रहा है। नीलू ने अंदर जाकर देखो तो राजेश और मम्मी दोनों ही बैठे रो रही थी। उनके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। सुशीला देवी अपने पति को देखकर बार बार विलाप करती जा रही थी। वो अब कैसे रहेगी? उनका तो जीवन साथी उसे दूर चला गया है। वो इस दुनिया में अकेली रह गई है। ये सुनकर नीलू के होश उड़ गए। वो अपने ससुर को मृत अवस्था में देखकर हाकी बाकी रह गई। नीलू को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त खुद को कैसे संभाले। राजेश को भी विलाप करती और अपनी सासू माँ को देखकर नीला का दिल घबरा रहा था। उसने अपनी सासू माँ को गले लगाकर रोने लगी। नीलू को आज बहुत दुख हो रहा था कि हर सुख दुख में उसकी सासू माँ ने उसे डांस बंधाया और आज मैं अपनी सासू माँ को क्या कहकर डांस बांधूं? उनका तो सुहाग ही उनसे रूठकर इस दुनिया से चला गया है। नीलू सो रही थी। काश वह आते ही पापा जी को भी जागकर अपने साथ चाय पीने के लिए कह देता। वैसे तो रोज ऑफिस से आते ही वो पापा जी के कमरे में जरूर जाती थी, लेकिन पता नहीं आज क्यों मम्मी से बातें करने लग गई और सारी बातें सोचकर नीलू को बहुत अफसोस हो रहा था। काश वह रोज की तरह अपने पापा को मिलने चली जाती, लेकिन कई बार हमारे दिल में सिर्फ अफसोस और दर्द के सिवा कुछ नहीं रहता। ऐसा दिल दर्द जो दिल में रह जाता है, जो उम्र भर हमें चुभन देता रहता है। बिमला भी उन्हें देखकर खुद को रोक नहीं पाई। उसे अपना समय याद आ गया कि जैसे उसका पति उसे दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। विमल को ऐसा एहसास हो रहा था कि जैसे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया हो, लेकिन क्योंकि जिस दिन बिमला घर में आई थी उसने विशामनत और सुशीला देवी को बड़े प्यार से एक दूसरे का साथ निभाते हुए देखा था। कभी किसी बात पर बहस, लड़ाई झगड़ा, कोई वाद विवाद हो, उसने उनमें नहीं देखा था।
बिमला उनके आपसी प्रेम को देखकर अक्सर नीलू से कहती थी, आपकी सास और ससुर का प्रेम तो तोता मैना के जैसे है, जैसे तोता मैं एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही आपकी मम्मी पापा दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। आज दोनों को बिछड़े हुआ देखकर विमला की आंखों में आंसू बह जा रहे थे। सुशील जी रोते हुए कह रही थी, अपने जीवन साथी के भरोसे तो मैं उन्होंने इस घर में इतना समय बिता दिया था। सुशीला देवी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि यूं अचानक बिना कुछ बोले उनके पति इस दुनिया से कैसे चले गए। सुशीला देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो सोते ही रह गए, क्योंकि सुशील जी को तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो बाहर बैठे उनकी बातें सुनने के बाद दोबारा अपने कमरे में जाकर सो गए, और यह जानकर कि उनकी बड़ी बहू घर बेचने के लिए किसी डीलर से बात कर रही है। ये बात उन्हें बुरी लगी और दिल को चोट पहुंच गई, और उनके दिल को इतनी ठेस लगी कि उन्हें साइनलैंड अटैक आ गया और सोते ही रहेगा। इंसान जब दुनिया से चोट खाता है तो इतना नहीं टूटता है जितना अपनों से चोट खाने के बाद टूट जाता है। विशंबाई नाथ जी का भी वही हाल था। अपनों से मिली चोट को वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। नीलू अभी अपनी माँ सासू माँ का डांस बांध रही थी, लेकिन जिसकी दुनिया ही उजड़ गई, फिर उसे कोई चीज रहता नहीं दे सकती। इंसान के जीवन में एक मृत्यु ऐसा सत्य है जिसका सामना होने पर इंसान पूरी तरह हिल जाता है और खुद को संभालना इस वक्त बहुत मुश्किल हो जाता है। सुशीला देवी की स्थिति बिल्कुल वैसे ही हो रही थी जैसे जल बिन मछली तड़पती है, ऐसी इस वक्त वो तड़प रही थी। राजेश ने पूछा कि मम्मी एक बार हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, चेकअप करवाते हैं। आखिर पापा को हुआ क्या कि पापा अचानक ऐसे हमें छोड़कर चले गए। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे, पापा को तो किसी तरह की कोई बीमारी भी नहीं थी। सुशीला देवी ने कहा, बेटा आप चेक कर क्या होगा, अब तो उनके प्राण पखेरु उड़ गए हैं, अब ये हमें छोड़कर जा चुके हैं। अब मैं उनके शरीर का पोस्टमार्टम करवाकर बुरा हाल नहीं करना चाहती। ईश्वर की इच्छा के आगे हम सब मजबूर हैं। हमारी ही फूटी किस्मत है जो इतनी जल्दी हमें छोड़कर यह चलेगा। काम से कम अपने बड़े पोते अनिरुद्ध का विवाह तो देख जाते। उनके भाग्य में तो कोई खुशी देखना शायद लिखा ही नहीं था। लेकिन राजेश पड़ोस के एक डॉक्टर को बुलाकर लाया और चेक करने के लिए बोला कि आखिर हुआ क्या जो मेरे पापा अचानक ऐसे हमें छोड़कर चले गए। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे। डॉक्टर ने उनका चेक किया और चेक करने के बाद बताया कि कई बार साइलेंट अटैक आ जाता है, जिसके कारण व्यक्ति नींद में ही अपने प्राण त्याग देता है। उसे खुद होश नहीं होता, बस नींद में सोता ही रह जाता है, और यही स्थिति भी संभावनात के साथ हुई है। साइलेंट अटैक आने पर वो कुछ व्यक्त नहीं कर पाए और नींद में ही सोते रह गए। सुशीला देवी रोते हुए कह रही थी, सारी जिंदगी करते ही चले गए, अंत में भी सेवा का मौका नहीं दिया, किसी के हाथ से जो एक गिलास पानी भी नहीं मांगा, बिना सेवा के ही इस नश्वर शरीर को त्याग कर चले गए। सुशीला देवी रोते हुए कह रही थी, ईश्वर कम से कम कुछ दिनों की सेवा का सौभाग्य तो मुझे दिया होता, काम से काम अंतिम बार बात करने का मौका तो दिया होता। ये कहकर वह रोटी जा रही थी। उन्हें संभालना नीलू के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि हर दुख सुख में राजेश उसके साथ होता था, लेकिन आज तो राजेश के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा था। नीलू ने खुद फोन करके पहले अपनी मम्मी पापा को बताया और उसके बाद देवी के ससुराल में फोन कर यह दुखद समाचार सुनाया। ये खबर सुनते ही श्याम बाबू और सरस्वती दोनों जल्दी से बेटी के ससुराल पहुंच गए। वहां जाकर देखा तो राजेश और उसकी मम्मी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। राजेश खुद को संभाल नहीं पा रहा था। सुशीला देवी तो सरस्वती के गले लगते ही फूट फूट कर रोने लगी। सरस्वती जी भी अपनी समाधान को बहुत संभालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सुशीला देवी को संभालना सभी के लिए मुश्किल हो रहा था।
खुद को संभालते हुए अपने जेठ जेठानी को मुंबई फोन करके इस दुखद समाचार के बारे में बताया और जल्द से जल्द आने के लिए कहा। कुसुम और बिरजेश दोनों फ्लाइट लेकर घर के लिए रवाना हो गए। दोनों बच्चों को उन्होंने आने से मना कर दिया क्योंकि दोनों के साथ लेकर आना उनके लिए नामुमकिन था। एक बेटा बैंगलोर में था और दूसरा बेटा पुणे में था। नीलू ने अनिरुद्ध और अविनाश को भी फोन करके उनके दादा की मृत्यु के बारे में बताया। सारे शहर में खबर आज की तरह फैल गई कि किनारी विशंबरनाथ जी को ऐसे अचानक क्या हो गया। कोई बीमारी की खबर नहीं थी। सुबह तो पार्क में घूमने आए थे। दोपहर तक ऐसा क्या हो गया, वे नाथ जी की मृत्यु पर सभी हैरान और परेशान थे। लेकिन जाने वाला चला गया और पीछे सिर्फ यादें छोड़ गया। विशंबरनाथ जी के मित्र जो उन्हें आज पार्क मॉर्निंग वॉक के लिए मिला करते थे, उनके जाने पर शोक प्रकट कर रहे थे और कह रहे थे, एक अच्छा व्यक्ति इस दुनिया से चला गया। सच में विसरनाथ जी हर किसी के दुख सुख के साथ ही थे। वेम्बरनाथ जी के ज्यादा रिश्तेदार तो नहीं थे और थे वो आसपास इसी शहर में रहते थे कि सन ने भी अंकल जी के जाने का बहुत अफसोस हो रहा था क्योंकि उनके सहारे तो अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी कर रहा था, क्योंकि नाथ जी उसे हमेशा पढ़ने में मदद करते थे। बिमला भी अपने मालिक केयू अचानक जाने पर हैरान और दुखी हो रही थी। नील उन्हें राजेश को बड़ी मुश्किल से पापा के पास से हटाया। नीला ने कहा, राजेश खुद को संभालो, तुम्हें ही सारी जिम्मेदारी निभाई है। अगर तुम हिम्मत हारोगे तो मम्मी को कौन संभालेगा। श्याम बाबू सो रहे थे। राजेश तो कितना अच्छा लड़का है, हमेशा हर किसी के दुख सुख में शामिल होता था और आज इसके दुख में शामिल होने के लिए मेरे दोनों दामादों में से कोई भी इसके पास नहीं है। जब आकाश के पापा स्वर्गवासी हुए थे तो राजेश कैसे बड़े भाई की तरह उसको संभाल रहा था, लेकिन देखो आज ये कितना अकेला महसूस कर रहा होगा। श्याम बाबू उसके पास गए और उसे समझने लगे। बेटा जाने वाले को कौन रोज रोक सकता है। दिल पर पत्थर रखकर हमेशा सामाजिक कार्य तो करने पड़ते हैं और यही सृष्टि का नियम है, जो आया वह जाएगा भी, लेकिन हमें उससे संबंधित धार्मिक और सामाजिक कार्य पूरे करने पड़ते हैं। शाम होने से पहले अंतिम संस्कार जरूरी था। राजेश अपने बड़े भाई के आने का इंतजार कर रहा था। धीरे धीरे संध्या हो रही थी और सूरज डूबने की ओर बढ़ रहा था। राजेश को चिंता सता रही थी कि मैं क्या करूं। तभी श्याम बाबू ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, आप बर्फ की सिलाई का इंतजाम करो और बर्फ की सिलाई पर भी संभावनाथ जी को लिटा दो ताकि उनका पार्थिव शरीर खराब ना हो, क्योंकि बड़े बेटे के द्वारा ही अंतिम संस्कार पूर्ण किया जाता है और अपने बड़े भाई का इंतजार करना आपका धर्म है। बिरजेश और कुसुम एयरपोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन इतनी तेज बारिश हो रही थी जिसके कारण कुछ घंटे के लिए हवाई यात्रा रोक दी गई थी। ब्रिजेश अपने पिता के लिए बहुत बेचैन हो रहा था। आज उसे पहली बार मुंबई आने का दुख हो रहा था कि काश वह वहीं रहता तो अपने माता पिता के साथ उनकी सेवा और उनके अंतिम दर्शन का सौभाग्य तो उसे मिल जाता। ब्रिजेश ने अपने भाई राजेश को फोन पर बता दिया कि भाई, बहुत तेज बारिश की वजह से हमारी फ्लाइट कैंसिल हो गई है, हम रात तक ही पहुंचेंगे। राजेश ने कहा, भैया हमने पापा के पार्थिव शरीर को बर्फ की सिलाई के ऊपर रख दिया है, आप जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करें, क्योंकि बड़े पुत्र को ही दाह संस्कार करने का अधिकार होता है और यह आपका कर्तव्य और धर्म दोनों ही है और मैं चाहता हूं कि आप इसे पूरा करें। हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं, आप जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश करें। ये कहकर राजेश ने फोन रख दिया और रात भर से वही उनका इंतजार करते रहे। नीलेश और उसका छोटा भाई दोनों ही अपने दादू के पास सारी रात बैठी रहे। दोनों भाइयों ने कुछ ना खाया ना कुछ पिया, बस लगातार दोनों अपने दादू के पास बैठी रोते रहे। दोनों छोटे बच्चों का प्रेम देखकर अड़ोस पड़ोस के सभी लोग हैरान हो रहे थे। नीलू के पड़ोसियों ने कई बार उन दोनों बच्चों को बाहर उठाकर कुछ खाने के लिए पूछा, लेकिन दोनों ने सिर हिलाकर मना कर दिया।
सुशीला देवी तो खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो अपने पोते और बेटे को क्या संभालती, बदहवास हालत में रोए जा रही थी। रो रो कर उनकी आंखें सूज गई थी, लेकिन आंसू 1 मिनट के लिए भी बहाना बंद नहीं हो रही थी। खैर, आधी रात के बाद ब्रिजेश्वर कुसुम दोनों पहुंच गए। ब्रिजेश अपनी माँ के गले लगकर रोने लगा। कुसुम भी अपनी सासू माँ के गले लगकर रोने लगी और पिता के पैरों को हाथ लगाकर मन ही मन माफी मांगने लगी। तभी श्याम बाबू ने दोनों भाइयों से कहा, सुबह होने वाली है और उनके अंतिम संस्कार की तैयारी करो। तभी दोनों भाइयों ने मिलकर अंतिम संस्कार की तैयारी आरंभ कर दी। अपने पिता को दोनों भाइयों ने मिलकर नहलाया, फिर उनके वस्त्र बदले। आसपास की बड़ी बुजुर्ग महिला ने सुशीला देवी को उनकी आरती के पास ले जाकर उनके हाथों की चूड़ियां तोड़ी और उनके माथे से बिंदी हटा दी। सुशीला देवी को कुछ भी एहसास नहीं हो रहा था कि उनके साथ कौन क्या कर रहा है, क्या हो रहा है। बस वो तो बदहवास हालत में रोते हुए जा रही थी और सारे काम करती जा रही थी। उसके बाद आरती पर लेते उनके पिता के गले में दोनों भाइयों ने फूलों का हार पहनकर मुंह में गंगाजल और तुलसी पत्र रख दिया। अपने पिता की अंतिम यात्रा के लिए तैयार किया। दोनों भाई के आंसू लगातार बहता जा रही थे। सभी लोगों ने बिसंबरनाथ जी के चरणों को छूकर श्रद्धांजलि अर्पित की। सुमन शारदा सुमन अर्पित किए। शहर के बड़े बड़े व्यक्ति जो विशंभात जी के मित्र थे और जानकारी भी थे, सभी पहुंच चुके थे। सभी ने मिलकर जो भी संबंधनाथ जी की आरती को कंधा देने के लिए आगे बढ़ रहे थे। नीलाश और उसका छोटा भाई अपने दादू की आरती को कंधा देने के लिए उचक उचक कर अपने कंधों पर अपनी अर्थी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ऐसा दृश्य देखकर सबकी आंखें भारी। कुछ लोगों ने उन दोनों बच्चों को वहां से जो प्यार से हटकर अलग कर दिया। दोनों पुत्र अपने पिता की आरती अपने कंधे पर उठाने के लिए 2 व्यक्तियों को बुला रहे थे। तभी दरवाजे पर अनिरुद्ध और अविनाश आ गए और अपना बैग दरवाजे पर रखकर वो दोनों भाई अपने चाचा और पापा के साथ आरती को कंधा देने लगे। दोनों बेटा दोनों पोतों को कंधे पर भी संभावनाथ की बड़ी शान से इस दुनिया को अलविदा कहकर अपने अंतिम यात्रा के लिए निकल चुके थे। ऐसा लग रहा था कि उनका पार्ट शरीर अभी भी मुस्कुराकर अपने बेटों और पोतों को आशीर्वाद दे रहा है। ऐसा सौभाग्य भी बहुत कम लोगों को मिलता है जिनके पुत्र और पौत्र उन्हें अपने कंधों पर शमशान घाट लेकर जाते हैं और उन्हें अग्नि के सुपुर्द कर देते हैं। हिंदू धर्म में अंतिम संस्कार की ऐसी प्रक्रिया है जिसे बड़े विधि विधान के साथ पूर्ण किया जाता है। किसी ने ठीक कहा है, किसी का क्या हुआ कभी व्यर्थ नहीं जाता। विशंभात जी ने अपने बेटों और अपने पोतों अनिरुद्ध और अविनाश को बचपन से ही अपने सानिध्य में अच्छे संस्कार और शिष्टाचार सीखकर बड़ा किया था और आज भी संस्कार दोनों बेटों में और पोतों में दिखाई दे रहे थे। जीएम ने मना करने के बावजूद भी दोनों पोते अपने दादू के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए समय पर पहुंच गए थे। आज अपने चाचा और पापा के साथ अपने दादू को कंधा देते हुए उनकी आंखें नम हो रही थी और अपने दादू के साथ गुजारे खुशनुमा पलों को याद कर रहे थे। दोनों भाई बहुत खुश थे कि मैं समय पर पहुंच गई। अंतिम दर्शन कर चारों की आत्मा तृप्त हो गई थी। दुनिया एक मिला है, इस मेले के कुछ दिन का रैन बसेरा है। अंतिम संस्कार के बाद दोनों भाइयों ने माँ को संभाला और नीलू कुसुम ने अपने अपने बच्चों को संभाल। सभी का मन बड़ी दुखी था। वापस आने पर सभी ने स्नान किया और कपड़े बदलकर सब इकट्ठा बैठकर भी संभावनाथ जी को याद करने लगे। नील और कुसुम ने सुशीला देवी को बहुत मुश्किल से नहलाया। उनके कपड़े बदलकर उन्हें बाहर बैठा दिया। आसपास के लोग परिवार के लिए चाय और बिस्किट लेकर आए थे। दुखी मन से सभी ने चाय और बिस्किट खाए और बच्चों को जबरदस्ती चाय और बिस्किट खाने के लिए दिए। श्याम बाबू ने समझाया, राजेश बाबू और ब्रिजेश जी, आप दोनों को ही अपनी माताजी का ध्यान रखना है। तुम दोनों के सिवाय अब इसका कोई दुनिया में नहीं है। अब आपको इनका ध्यान रखना है।
पति को खोने के बाद एक महिला अपने बच्चों के प्यार से उम्मीद रखती है और अपनी माँ का ध्यान रखना तुम दोनों का फर्ज है और कर्तव्य भी है। सामाजिक कार्य समाज की परंपरा और रीति अनुसार धीरे धीरे पूरे हो गए। सभी कार्यों को पूर्ण दोनों भाई बैठकर बातें कर रहे थे कि अब कैसे क्या किया जाए। राजेश ने कहा, भाई मम्मी जी तो मेरे साथ जैसे रह रही थी वैसी ही रहती रहेगी और आप लोग जब चाहे मुंबई जा सकते हो क्योंकि यहाँ के सारे कार्य पूरे हो चुके हैं। अब तो पापा की बरसी पर आपका आना है और उससे पहले आपकी इच्छा है तो आप आना चाहे तो ये घर आपका है। अनिरुद्ध अविनाश भी अपनी दादी का हौसला और अपना ध्यान रखने के लिए कहकर दादी से विदा लेकर अपने शहरों को वापस लौट गए। कुछ दिनों बाद को समर बिरजेश भी मुंबई वापस चले गए। श्याम बाबू ने रूप और राकेश आकाश को भी जो राजेश के पिताजी के देहांत के बारे में बता दिया था और ऑस्ट्रेलिया में उन दोनों के लिए वहां पर इंडिया आना तो मुमकिन नहीं था, लेकिन दोनों ने राजेश के साथ काफी देर बात की और इस दुख की घड़ी में अपने शब्दों से ही उन्हें धैर्य रखने को कहा। आकाश बोल, जीजू मैं आपका दुख जानता हूँ, मैं तो खुद इस दुख से गुजर चुका हूँ। पिता को खोने का दर्द क्या होता है यह मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है। मैं तो खुद यहाँ दुखी हो रहा हूँ। इस दुख की घड़ी में मैं आपके साथ खड़ा हो पाया। मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैं इस दुख में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। राजेश ने कहा, आकाश ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे धीरज भरे शब्द ही मेरे हृदय को शगुन दे रहे हैं। तुम ही सही कहते थे, पिता के जाने के बाद ऐसे लगता है जैसे दुनिया में हम अकेले रह गए। अकेलापन और खालीपन जीवन में आ जाता है। आकाश ने कहा, लेकिन जीजू यह अकेलापन और खालीपन विधि धीरे धीरे भर जाता है। समय सबसे बड़ा मलहम है और जख्मों को भर देता है। आप अपना और आंटी जी का ध्यान रखिए, उन्हें आपकी सहारे की बहुत जरूरत है। आकाश बोला, क्योंकि मेरी मम्मी तो बहुत ही हिम्मत वाली है, उन्होंने खुद को भी संभाल लिया और मुझे और मेरी बहन को भी संभाल लिया है। लेकिन जहाँ तक मैं सुशीला आंटी को जानता हूँ वो खुद को नहीं संभाल पाएंगे, तो इसलिए आपको खुद को संभालना होगा और उन्हें भी संभालना होगा, उनका ध्यान रखना, क्योंकि दुख सहन भी हर किसी के बस की बात नहीं है। उधर देवी ने भी फोन पर बात करते हुए जो नीलू से दुख प्रकट किया और आने का समय तो उसे नहीं मिल पाया। ना आने के लिए जो है नीलू दीदी से क्षमा मांग रही थी। नीला ने गुस्से में सिर्फ इतना कहा, देवी अगर तुम्हारे पास किसी के मरने पर भी उसके यहाँ आने का समय नहीं है तो मैं तुमसे किसी बात की क्या उम्मीद रखती हूँ। आज देवी को पहली बार अपनी गलती का एहसास हो रहा था। कितनी अच्छी बड़ी बहन को उसने कितना कष्ट पहुंचा। जी बहन ने उसे नौकरी पर खड़ा होने में मदद की, उसकी लव मैरिज करवाने में मदद की और मैं अपनी इस बहन को भूल गई और अपनी सुख समृद्धि के आगे ऐसी व्यस्त हुई। कभी अपनी बहन को समय पर जो कभी नहीं मिल पाई, कभी उसके बुरे अच्छे वक्त में काम नहीं आई, बल्कि कुछ सालों से तो वो नीलू के साथ बहसबाजी भी करने लगी थी और माँ को भी यही ताना देती थी कि तुमने नील को ही हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बना रखा है। हमारी तो इस घर में कोई कदर नहीं है, जो नीलू कहेगी वही होगा, तो रहो अपनी बेटी के साथ, हम तो अपने ससुराल में खुश हैं। लेकिन ये क्या कह सकते हैं, पछताने से अब क्या होता है जब चिड़िया चूक गई। खेत जब आप किसी के दुख में शामिल नहीं हो सकते तो उसकी आंखों में आंसू नहीं पूछ सकते, लगाकर उसे रोने का मौका नहीं देते, तो फिर आप इंसानियत के नाम पर कलम को इधर ऑस्ट्रेलिया में रूप ने आकाश के स्टोर को बहुत अच्छा चला लिया था। दोनों आकाश और रूपा उसे स्टोर में बहुत मेहनत कर रहे थे। रूप ने अपना सारा काम दोबारा से वहां सेट कर लिया क्योंकि वो समझ चुकी थी अब उसे यहीं रहना है। दोनों बच्चों के एडमिशन वहीं करवा दिए। शिवानी ने धीरे धीरे सुधार हो रहा था और उसमें सुधार को देखकर सरोजिनी का मन बहुत खुश हो रहा था कि कम से कम उनके यहाँ आने से उनकी बेटी धीरे धीरे ठीक हो रही है और जब उनकी बेटी ठीक हो जाएगी तो उन्हें उसके पिता के बारे में बताएगी और अपनी बेटी को गले लगकर अपने माँ का बोझ हल्का कर लेगी।
सरोजिनी ने भी राजेश को फोन पर उसके पिता के देहांत का शोक प्रकट किया और अपनी मां का ध्यान रखने के लिए कहा। हैरी और चंचल भी आज दोबारा से नीलू और राजेश से मिलने आए थे। चंचल तो सुशीला देवी को देखकर हैरान रह गई। कुछ ही महीना में वो इतनी दुबली पतली और बीमार लग रही थी। उन्हें देखकर लग नहीं रहा था कि वो वही सुशीला देवी हैं जिनसे वो पहली बार मिली थी। ये देखकर तो चंचल की आंखें भारी, उसकी हालत देखकर उसे अपनी पिता याद आ गई। उनके पिता के जब बाद जो उनकी मां की हालत भी ऐसी हो गई थी। चंचल ने आगे बढ़कर सुशीला देवी के पैर छूकर प्रणाम किया। सुशीला देवी ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। नीलू अपनी सासू माँ के पास बैठी थी और बोली, मम्मी आपने पहचान नहीं, या चंचल है, हरी की पत्नी। यह तो हमारे यहाँ कितने दिन रह कर गई थी, लेकिन सुशीला देवी उसे बहुत देर बाद पहचान पाई। नीलू समझ चुकी थी कि पापा के जाने के बाद मम्मी जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उनकी याददाश्त पर गहरा असर पड़ा है। अब उन्हें बहुत सारी चीज याद नहीं रहती। धीरे धीरे उनका दिमाग जैसे काम करना ही बंद कर रहा है। अपने पति को खोने का उनकी याददाश्त पर गहरा कर पड़ा था। सासू माँ की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण नीलू को अब घर में बहुत ध्यान देना पड़ता था, क्योंकि मम्मी पापा के साथ साथ रहने से उसे कभी घर के कामों में इतना ध्यान नहीं देना पड़ता था। सारा कुछ मम्मी पापा ने संभाल रखा था। अब नीलू अकेले सारा काम करते करते थक जाती। बिमला बहुत कोशिश करती, इसका हम संभाल ले, लेकिन वो भी तो सुशीला देवी के कई अनुसार ही सारे काम करती थी। किसी के बताए हुए कामों को करना आसान होता है, लेकिन खुद जिम्मेदारी लेकर सारा काम करना थोड़ा मुश्किल होता है। नीलू और राजेश दोनों ही मन का बहुत ध्यान रख रहे थे। साथ में नौकरी और बच्चों की जिम्मेदारी मिलकर संभाल रहे थे। लेकिन कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो बताकर नहीं आता। शायद नीलू की खुशियों का समय अब खत्म हो गया था। धीरे धीरे मुसीबत के पहाड़ उसके ऊपर गिर रहे थे। दिन प्रतिदिन वो खुद को अकेला महसूस कर रही थी। पहले दोनों बहनें उसे छोड़कर दूर चली गई। अब उसके बाद उसके पिता समान ससुर उसको छोड़कर चले गए। अब सासू माँ भी धीरे धीरे मानसिक रूप से बीमार रहने लगी। चीज रखकर भूल जाती, खाना खाना भूल जाती। उनकी ऐसी स्थिति देखकर नीलू हमेशा चिंता में रहती कि कहीं मैं वे खुद को नुकसान न पहुंच ले, क्योंकि एक बार खाना खाने के बाद वो कई बार वो गैस खुली छोड़कर बाहर आ गई। वो तो शुक्र है। बिमला का जब गैस की बदबू आई तो उन्होंने फटाफट सिलेंडर बंद कर दिया और पूछा, मम्मी जी आपने गैस खुली क्यों छोड़ दी? तो वो बोली, मैं तो गैस बंद कर दी थी। तब से बिमला और नीलू दोनों ही उनका बहुत ध्यान रखते थे कि वो रसोई में किसी भी काम के लिए ना जाए। इंसान जब किसी दर्द को सीने में लगा लेता है तब वो दर्द उसके सीने में नासूर बनकर बहता रहता है। अब तो कई बार कुसुम आती तो वो कई बार उसे पहचान लेती और कई बार इनकार कर देती। उनकी ऐसी हालत देखकर तो कुसुम को अब ज्यादा चिंता होने लगी थी। वैसे भी अचानक ससुर के परलोकवास होने के बाद कुसुम का प्लान धारा का धरा रह गया था और वो ना तो कोई बात कर पाई और अच्छा ग्राहक मिलने के बावजूद भी वो इस मकान को बेचने में असफल रही। लेकिन अब उसके नए जो एक 3 बेडरूम फ्लैट बिना बताए मुंबई में किस्तों पर खरीद लिया था। ब्रजेश ने उसे ये कहकर समझा दिया था कि अभी पापा जी स्वर्गवासी हुए हैं और हम अपनी खुशखबरी किसी के साथ नहीं बांट सकते, और वैसे भी हमें महीने बाद ही तो पहली किस्त देनी है और 2 साल के भीतर हमारा मकान हमें मिल जाएगा। जब परिवार में सब लोग ठीक होगा तब हम अपनी खुशियां के साथ जरूर बांटेंगे। ब्रजेश तो वैसे भी अपने पिता की मृत्यु के बाद बहुत दुखी रहने लगा था। उसने कई बार राजेश से कहा कि वो माँ को उसके पास भेज दे, लेकिन सुशीला देवी ने खुद ही वहां जाने से इनकार कर दिया। ब्रजेश तो बहुत सीधा साधा व्यक्ति था और कुसुम की बातों में आकर उसने बिना बताए अपना मकान बुक कर लिया था, क्योंकि वो भी जब सरकारी मकान छोड़कर किराए के मकान में आया था तो किराया दे देकर परेशान हो गया था।
और वैसे भी अब दोनों बच्चे अपनी जॉब करने के लिए इससे बड़े शहर मुंबई में आएंगे, तो ये सोचकर वो मकान लेने के लिए तैयार हो गया था। मकान की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन कुसुम ने कहा 3 कमरे का मकान तो हमें चाहिए ही, दोनों बेटों के लिए अपने अपने अलग अलग कमरा चाहिए। आने वाले समय में जब उनकी शादी हो जाएगी तो उनके लिए अपना कैमरा होना जरूरी है। उसे बोली, इससे छोटा मकान लेकर हम क्या करेंगे? वो देखो नीलू और राजेश इतने बड़े मकान में रहते हैं। हमने कभी उनसे कुछ कहा? हम तो इतना भी नहीं कर सकते कि उन्होंने आधे मकान के पैसे देख यहाँ मकान बना ले। वो पूरा मकान उनका हो जाएगा। यहाँ पर हमें हमारा घर मिल जाएगा। हमारे बच्चे भी आराम से अपने परिवार के साथ रह लेंगे। नहीं तो भविष्य में हमारे बच्चों जो किराया भरते ही रह जाएंगे। ब्रिजेश कुमार को सही लगी कि कुसुम की बात तो सही है। वहाँ 3 लोग और 2 बच्चे इतने बड़े घर में रह रहे हैं, और यहाँ हम 4 लोग और 2 आने वाली बहुएं। इस किराए के मकान में कैसे गुजरा करेंगे? और ब्रिजेश तो अपने बच्चों के साथ ही रहना चाहता था, इसलिए उसे अब कुसुम की बात ठीक लग रही थी।